एक गुबार उठेगा जो है, बादल उठेंगे जो है, और कुछ ही समय में पूरी धरती से जीवों का नाश हो जाएगा। और ऐसा करोड़ों साल पहले हो चुका है कि धरती से पूरी जीवों का विनाश हो गया, इंस्टिंक्ट कर गई। और हम उसी तरफ फिर से बढ़ रहे हैं अपने कर्मों के कारण। ग्लोबल वार्मिंग की इतनी बातें होती हैं, पर इसको एक्चुअली हमें एक साइंटिस्ट के नजरिए से, आपके नजरिए से मैं देखना चाहती हूँ, कितना बड़ा खतरा है ये। हमने उस प्लास्टिक को घर से बाहर फेंका था, लेकिन जब लौटा तो हमारे घर में नहीं आया, वो हमारे सीधा ब्लड में आ गया। कन्वीनियंस के नाम पे हमने धरती को तहस नहस कर डाला। जिस दिन उस नॉर्थ पोल के और साउथ पोल के जो समुद्र के अंदर का नीचे का गहराई का पानी है, उसके बराबर जिस दिन गर्म होकर के हो गया सिर्फ ऊपर का सरफेस का पानी, उस दिन वो पानी नीचे ट्रेवल करना बंद कर देगा। ये जो मिट्टी है बनती कैसे है? सूक्ष्म जीव की सेना है पूरी, जल में, मिट्टी में, हर जगह, पौधों में। जैसे ही आप शरीर उससे मिली, वो उसको तोड़ती है। किसी की डेथ हो जाए तो लोग कहते हैं उनके यहाँ मिट्टी हो गई। मिट्टी है, बिल्कुल। कभी सोचा कि उसने कहने वाले ने क्यों कितनी बड़ी बात बोल गया? वो मिट्टी हो गई। मिट्टी कब उठेगी? ये नहीं कि मिस्टर गुप्ता, मिस्टर शर्मा कब उठेंगे। मोती बने या ना बने, लेकिन मोती बनाने के कारण सीप की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। हमारे शरीर में होने वाले हर बदलाव को गंगा ने रिकॉर्ड किया है। इट इज द रिवर दैट रिमेंबर्स, और नॉट ओनली रिमेंबर्स, ना सिर्फ याद रखा उसने, लेकिन उसने प्रतिक्रिया भी दी। जो भी शारीरिक बदलाव विकास क्रम में हमारे शरीर में आए, उस सूक्ष्म जीवों को संतुलित करने के लिए अपने शरीर, अपने नदी में, अपने शरीर में उसने काउंटर फोर्स तैयार किया, वॉरियर्स तैयार किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दर्शन। आपके साथ मैं हूं अर्चना खरकवाल तिवारी। वेब दर्शन का आज का एपिसोड बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उन्होंने भारत को समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में और मोती के उत्पादन के क्षेत्र में एक पहचान दिलाई है और वर्ल्ड लेवल पे हमें बहुत ऊंचा पहुंचाया है। तो आज हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर जी मौजूद हैं। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपकी जो एक पहचान है कि आप समुद्र में काम करते हैं, आप समुद्र के पास रहते हैं, उसको समझते हैं, और मोती का कल्टीवेशन, तो इन दोनों चीजों पे मैं पहले आपसे शुरुआत करूंगी कि इस फील्ड में भारत को आप कहाँ देखते हैं? जैसा आप देखती हैं, बहुत वर्जिन क्लाइमेटिक कंडीशन है समुद्र का, और बहुत ही डाइवर्स स्पीसीज ऑफ मरीन ऑयस्टर्स आर अवेलेबल देयर। जैसे ब्लैक पल बनाने वाले पिंकटाडा मार्गा रेटिफेरा, गोल्ड पल बनाने वाले टीरिया पेंगुइन, बहुत अच्छी प्रजातियां हमारे यहाँ मौजूद हैं, और बहुत बड़ा कोस्टल एरिया हमारे पास है। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ अनयूटिलाइज्ड येट। लेकिन हम जब मैं इस पे काम कर रहा था, तो मैं दरअसल आई एम मोर कंसर्न विद द नेचर। तो मेरी ये कोशिश थी कि मोती बने या ना बने, लेकिन मोती बनाने के कारण सीप की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जापान जैसे तमाम देश जो इस फील्ड में लीड करते रहे हैं, उनमें मोती निकालने की प्रक्रिया में सीप को मार दिया जाता है, और सर्जरी के कारण भी 60-70% सीप मर जाते हैं। तो हमारा फोकस ये था, हमें ये शुरू में जब मैं रिसर्च शुरू की थी, तो मेरे को ये बात मालूम नहीं थी कि ये तो नॉर्मल कोर्स है। तो एक भी सीप को मरता हुआ देख करके मेरे रोने जैसी हालत हो जाती थी कि मैं नहीं चाहिए ऐसा मोती जो इसके जीवन की कीमत पे हो। मुझे बहुत प्यार हो गया था मोती सीप से, क्योंकि मैं उसको, जब उसके जीवन को मैंने बहुत गौर, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था कि मुझे बताता कि ये मोती बनता कैसे है। तो जब मुझे किसी ने सिखाया, तो मैंने उस सीप से ही सीखा। मैं स्नॉर्कल एक बनाया हुआ था, उसी से मैं पानी के अंदर जाता था और सीप को देखता था कि ये कैसे रहता है, करता क्या है। तो फिर उसी ने सब कुछ बताया मुझे। आपको तो अजीब लग रही होगी मेरी बात, लेकिन मैंने देखा मोती बनाने के अलावा ये फिल्टर फीडर होता है। एक बार जब भोजन ये करता है, तो करीब 5 गैलन्स ऑफ वाटर, करीब 100 लीटर के आसपास पानी को ये प्यूरिफाई कर देता है। अच्छा। हाँ,
इट कैन रिटेन पार्टिकल एज स्मॉल एज 2 माइक्रोन, मतलब 2 माइक्रोन के बराबर भी पार्टिकल को रिटेन कर लेता है, मतलब पानी एकदम क्लीन हो जाता है। और सारे जितने हार्मफुल जो पोल्यूटेंट्स हैं उसको ये अकोमोलेट कर लेता है, डीनाइट्रीफाई कर देता है, जो नाइट्रोजन होती है उसको हटा देता है, ऑक्सीजन की कमी दूर कर देता है, दूसरी प्रजातियों के जो प्रजातियां हैं जीवों की उनके लिए जीवन का वातावरण तैयार कर देता है, उपयुक्त वातावरण, कोरल्स के लिए, दूसरी जीवों के लिए भी समुद्री। तो मैं उसे देखता था तो बहुत मोहित हो जाता था कि जितना ये लेता है उससे कितना ज्यादा। बहुत से प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें आप एक जनरल सवाल देते हैं कि हम ये काम करने जा रहे हैं तो हम कितना प्रकृति का नुकसान करने जा रहे हैं, कितना दोहन करने जा रहे हैं। यही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो प्रो एनवायरमेंटल है कि एक तो मोती दे रहा है, लेकिन उस मोती देने के लिए जब वो रह रहा है तो उस वातावरण को शुद्धतम कर दे रहा है, पूरे एनवायरमेंट को बदल दे रहा है, दूसरों जीवों के लिए जीवन जैसा माहौल बना दे रहा है। तो इस वजह से सीप के जीवन मेरे लिए अपने जीवन का आइडियल बन गया। मुझे लगा कि यही मेरा आदर्श है। और जब उसको पीड़ा होती है मैम, उसके शरीर में जब कोई फॉरेन बॉडी एंटर कर जाती है और जब उसको पीड़ा होती है तो उसको रत्न बना देता है। वाह। तो इसलिए मैं बहुत इमोशनल हो जाता था जो है इस सीप को देख करके। तो हमारे देश में बहुत अच्छा जो है रिसोर्स है, जब भी हम इस पे पढ़ें तो हम पूरी दुनिया में लीड कर सकते हैं। बेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास जो है मौजूद है जिसमें 100% मोर्टेलिटी कंट्रोल किया है। हमारे मोती बनाने की प्रक्रिया में सीप मारे नहीं जाते हैं, आपने सुना? ये बहुत इसकी खासियत है जी। तो यही मेरे लिए संतोष का विषय है। अब जैसे आप बात कर रही थी कि समुद्र बिगड़ रहा है, समुद्र में जी सी वाटर लेवल जैसे कह रहे हैं ना बढ़ रहा है, ग्लोबल फ्यूचर में हम इसे एक कैसे थ्रेट की तरफ देखें। ग्लोबल वार्मिंग की इतनी बातें होती हैं पर इसको एक्चुअली हमें एक साइंटिस्ट के नजरिए से, आपके नजरिए से मैं देखना चाहती हूँ, कितना बड़ा खतरा है ये। मैं आपको बताता हूँ कि मैं बहुत से लोगों की बातें सुनता रहता हूँ, बहुत से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बातें सुनता हूँ, तो मुझे आश्चर्य होता है कि जब भी आप सुनेंगे किसी को भी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही तो लोग कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से सी लेवल बढ़ रहा है, बाढ़ आएगी और ये होगा वो होगा, इस तरह की बातें करते हैं कि मौसम बदलेगा और जो है बाढ़ जैसी चीज़ें, आंधी तूफान, ये सब जो समुद्री तूफान, ये सब बढ़ेंगे, नेशनल डिजास्टर्स बढ़ेंगे। लेकिन एक्चुअल खतरे की तरफ आज तक मैंने किसी को बात करते नहीं देखा। आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का असली खतरा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। आप साउथ पोल, आर्कटिक और अंटार्कटिका की तरफ फोकस करिए। वहां के जो ग्लेशियर्स हैं, वहां का जो पानी है वो बहुत ठंडा है। पानी वहां का बहुत ठंडा है। कितना ठंडा है? माइनस में ही होगा का? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ऊपर उसमें ग्लेशियर्स हैं, जो आर्कटिक और अंटार्कटिका में या आपके साउथ पोल, नॉर्थ पोल में जो ये पानी है वो बहुत ठंडा है। वो कितना ठंडा है कि वहां का जो समुद्र है उसके नीचे जो गहराई में जो पानी है उससे भी ठंडा है ऊपर पानी। तो उससे हो क्या रहा है कि जो ठंडी चीज होती है वो नीचे जाती है और गर्म चीज ऊपर आती है। तो पानी ठंडा होने की वजह से ऊपर सरफेस वाटर, वो पानी नीचे जाता है और वहां से ट्रेवल करते करते वो इक्वेटर तक हजारों किलोमीटर की यात्रा करके, लाखों किलोमीटर की यात्रा करके इक्वेटर तक आता है और वहां से वो बाहर निकल जाता है। और इस क्रिया के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई होती है समुद्र में, नया ऑक्सीजन पहुंचता है लगातार और उसकी वजह से ही समुद्र में जीव फलते फूलते हैं जो ऑक्सीजन से जीते हैं। आपने हाइड्रोजन सल्फाइड का नाम सुना है? जैसे ये सेप्टिक टैंक में इस तरह, मतलब ये एंटी ऑक्सीजन है, जहां ऑक्सीजन नहीं होगा वहां हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। तो आप समुद्र में जब जाएं, बॉटम में हम जब जाते हैं तो
जो नीचे सैंड होती है उसके नीचे अगर खोदें तो उसके नीचे दबा हुआ हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है। जहां ऑक्सीजन होगा वहां हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं होगा, तो वहां दबा हुआ पड़ा हुआ मिलता है। और ये ऑक्सीजन जो जाता है उसकी वजह से वो पूरे समुद्र में, ये एक तरह से जीवन की श्वसन क्रिया है पूरे समुद्र की। इसी से जी रहा है समुद्र, मतलब जीवों का सृजन हो रहा है, उसी की वजह से जीव उनको लाइफ फल फूल रहे हैं। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि जिस तरह से धरती को हम लगातार गर्म कर रहे हैं अपने कुकर्मों की वजह से, अपने पाप की वजह से, फॉसिल फ्यूल बर्न करके दुनिया भर की चीजों, कन्वीनियंस के नाम पे हमने धरती का को तहस नहस कर डाला है। जिस दिन उस नॉर्थ पोल के और साउथ पोल के जो समुद्र के अंदर का नीचे का गहराई का पानी उसके बराबर जिस दिन गर्म होकर के हो गया सिर्फ ऊपर का सरफेस का पानी, उस दिन वो पानी नीचे ट्रेवल करना बंद कर देगा। क्यों जाएगा नीचे? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर बराबर है। या और गर्म हो गया तो ऊपर ही रहेगा, नीचे थोड़ा जाएगा, गर्म पानी थोड़ा नीचे जाता है। ग्लोबल वार्मिंग से ऐसा हो सकता है? नहीं, जो हो रहा है लगातार बर्फ पिघल रही, तो एक दिन तो ऐसा होगा ना। आप खुद ही बताओ कि जब पानी जो ग्लेशियर का वहां पे है, जो इतना ठंडा है, जो समुद्र के गहराई में जो पानी है उससे भी ठंडा है, इसीलिए वो नीचे जाता है। अब अगर वो पानी गर्म हो जाए और उतना ठंडा ना रह जाए जितना कि उससे भी ज्यादा ठंडा, तो फिर वो नीचे जाना बंद कर दे, तो जो ये लाइफ की कन्वेयर बेल्ट है वो रुक जाएगी। और फिर क्या होगा? जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा समुद्र में तो वो जो है हाइड्रोजन सल्फाइड फ्लरिश करेगी और एक स्मैग, एक गुबार उठेगा, जो है बादल उठेंगे जो है, और कुछ ही समय में पूरी धरती से जीवों का नाश हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड 500 ppm पार्ट पर मिलियन अगर घुल जाए, कोई जीव जीवित नहीं रह सकता। और अगर ये 700 पहुंच जाए, 700 ppm, तो कोई वनस्पति, कोई बड़ा से बड़ा जीव जीवित ही नहीं रह सकता। और ऐसा करोड़ों साल पहले हो चुका है कि धरती से पूरी जीवों का विनाश हो गया, इंस्टिंक्ट कर गई। और हम उसी तरफ फिर से बढ़ रहे हैं अपने कर्मों के कारण, अपनी क्रिया के कारण। ग्लोबल वार्मिंग का ये रियल थ्रेट है कि जब भी होगा पूरी धरती से जो है इंस्टिंक्ट कर जाएगी, खत्म हो जाएगा कुछ ही समय के अंदर। पर इस बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ एक बाहरी छोटे जो चीज। अब इस चीज को आप वेरीफाई कीजिए, जो मैंने बातें बताई कि ऐसा है कि नहीं, तो आपको पता चलेगा कि इसी तरीके से पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई समुद्र में होती है जो रुक जाएगी और सांस रुक जाएगी समुद्र की, और फिर धरती पर कुछ नहीं बचेगा। हम इसलिए बहुत चिंतित रहते हैं। हम तो देख रहे हैं ब्लीच होते हुए देख रहे हैं, कोरल्स मर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, बहुत कुछ बदल रहा है समुद्र तो के ऐसा अंदर। क्या किया जा सकता है इसके लिए? देखिए, सबसे पहली बात, अभी यूनाइटेड नेशंस ने जो है जब इसकी गंभीरता को समझी, उन्होंने कहा कि हमें अब फॉसिल फ्यूल को डिस्करेज करना चाहिए। सस्टेनेबल एनर्जी, नेचुरल एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, उसकी तरफ हम ध्यान दें, इसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये मेजर कंट्रीब्यूटर है जो फॉसिल फ्यूल है। एक तो जब वो प्रोसेस होता है, जब वो नीचे से वो कच्चा तेल निकलता है, तो उसको जब बैरल में डाला जाता है तो ऊपर करीब 25-30 डिग्री सेल्सियस पे, 25 से 50 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस बनती है। फिर उसके नीचे जब आप आते हैं तो वो 50 से नीचे डिग्री पहुंचता है तो वो पेट्रोल बनता है। फिर उसके बाद जब नीचे जाते हैं तो 260 डिग्री के आसपास नेफ्टा बनता है, जिससे प्लास्टिक बनाया जाता है। फिर उसके नीचे लुब्रिकेटिंग ऑयल, दिस दैट, फिर नीचे सबसे नीचे 350 डिग्री के बाद बिटुमेन बनता है, जिसको कोल तार बोलते हैं। तो इस सारी प्रक्रिया में बहुत ही मीट्रिक टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है, और ये बहुत बड़ा कार्बन फुटप्रिंट, अगर आप उस चीज को एनालाइज करें तो आप डर जाएंगे कि कितना मीट्रिक टन सिर्फ
एक समय में जब एक प्रोसेस में जो है एमिट होता है, इमिशन होता है, उससे ना सिर्फ धरती गर्म होती है लेकिन बहुत सारी जहरीली गैसेस भी निकलती हैं। अब फिर प्लास्टिक ने चमत्कार कर ही रखा है। आप सोचिए, जैसे ही प्लास्टिक जहां भी पहुंचा, प्लास्टिक का एक बिहेवियर होता है कि वो समय के साथ वो अपनी इलास्टिसिटी खोता है, ब्रिटल हो जाता है। आपने देखा होगा कि सुबह सॉफ्ट है, हार्ड हो गया, और वो सूर्य के प्रकाश में अगर आ जाए ओपन एटमॉस्फेयर में या कोरोसिव एटमॉस्फेयर में, तो ये क्रिया और तेज हो जाती है। तो प्लास्टिक उठाइए, अगर बाहर पड़ी हुई है, छत पे पड़ी हुई, तो इसे दबा दीजिए तो पाउडर जैसा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो प्लास्टिक यूज हो जाती है और उसको जो है जैसे वो एटमॉस्फेयर में फेंक देते हैं, जैसे आपने घर की सफाई किया और प्लास्टिक सब बाहर फेंक दिया, डिस्पोज कर दिया कि आप मुक्त हो गए उससे, लेकिन आप मुक्त नहीं हुए। तो जो आपने प्लास्टिक फेंका वो जो है ब्रिटल हुआ, टूटा, और वो पाउडर बन गया, नैनो और माइक्रोन साइज में टूट गया। और ये इतना छोटा होता है कि हवा में तैरता है, हमारे ब्रीदिंग एयर में, सांसों से हमारे शरीर में चला जाता है। और जब वेपोराइजेशन होता है, तो ये उड़ करके बादलों में चला जाता है और जाकर वहां बरस जाता है जहां से कोई लेने देना नहीं। हमारे ग्लेशियर में, हमारे नदियों में, हमारे समुद्र में, हमारे पहाड़ों में, वर्जिन से वर्जिन जगह पे, वहां पर ये माइक्रो प्लास्टिक पहुंच जाता है। जब धरती में पहुंचता है, उससे मिट्टी में पहुंचता है, मिट्टी से उसके प्लांट में पहुंच जाता है। बारिश जब होती है तो ये हमारे इरिगेशन के पानी में पहुंच जाता है, उससे हमारे खाने में, फल सब्जियों और अनाज में पहुंच जाता है। और उसके बाद जब ये जो कचरा हमने प्लास्टिक का ऐसे बाहर फेंक दिया था, वो घर में हमारे वापस आता है, हमारे पीने के पानी में, हमारे खाने की प्लेट में और हमारे खून में लौट आता है। हमने उस प्लास्टिक को घर से बाहर फेंका था, लेकिन जब लौटा तो हमारे घर में नहीं आया, वो हमारे सीधा ब्लड में आ गया, खून में पहुंचता है सीधा। सर ये तो बहुत खतरनाक है। आप सोच के देखिए, आप पता कीजिए, पानी का बिहेवियर है कि वो जिस भी लिक्विड में रहेगा उसमें जो है लीच करेगा, उसमें जो है वो माइग्रेट करेगा माइक्रो साइज में और माइक्रोन साइज में और ये नैनो साइज में। आपकी छत पे पानी की टंकी प्लास्टिक की, घर का पाइप प्लास्टिक का, आपके खाना रैपर हो रहा है प्लास्टिक में, आपका बर्तन प्लास्टिक का, आपकी हर चीज, आप बाजार में जाओ पैकेजिंग प्लास्टिक की, इवन आपकी दवाएं प्लास्टिक के पैक में, आपकी सिरिंज प्लास्टिक की, आपके ब्लड बैंक में जो खून रखा हुआ है वो प्लास्टिक के पाउच में रखा हुआ है। सिरिंजेस जो इंजेक्शन लगाते हैं, पता नहीं कितनी दवाएं होती हैं जिसका एसिटिक बिहेवियर होता है, एल्कलाइन बिहेवियर होता है, कोरोसिव बिहेवियर होता है, उसमें प्लास्टिक माइग्रेट हो जाती है, वो आपके शरीर में पहुंच रही। तो सर रिसाइकिल करने का कोई फायदा हो सकता है? रिसाइकिल करने की बात कहते हैं। देखिए, रिसाइकिल क्या होता है, मैं तो रिसाइकिल को उतना ही बुरा मानता हूं जितना फॉसिल फ्यूल को मानता हूं, क्योंकि उसी चीज को आप दोबारा गर्म करोगे एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो एक डिग्रेडेड लेकिन एक नया प्रोडक्ट जरूर बनेगा, लेकिन उतना ही टेम्परेचर जो है वो रिलीज होगा, उतना ही इमिशन होगा, इतने ही केमिकल कंपाउंड्स जो है वातावरण में इमिट होंगे। हम, अगर मुझसे आप पूछिए कि इसको कैसे हैंडल करना चाहिए, कितना खतरनाक है, मैं कहूंगा कि प्लास्टिक की हैंडलिंग जो है उस तरह होनी चाहिए जैसे आप प्लूटोनियम को हैंडल करते हो, कि ये जो है रेडिएशन से, मतलब उसको इतनी, आप इसको इसी तरह खुला छोड़ ही नहीं सकते। पर हम तो हर चीज में यूज कर रहे हैं, हर चीज में यूज करें। आपकी पानी जो है प्लास्टिक में पैक है, आप किचन में जाके देखिए, आप बाजार जाइए, कुछ भी खरीदिए, आपको हर चीज प्लास्टिक से लिपटी हुई मिलेगी। आपका बेवरेज, आपका फूड, आप सोच के देखिए कि ये हमने पाया है विकास के नाम पर। तो इसके लिए तो सर बहुत बड़े लेवल पे हमें बदलाव करने होंगे। हमें पूरी, अब आप देखिए बात होती क्या है कि मैं तो कितने साल से इस पे बात करूं, उसके पहले जब भी प्लास्टिक की बात होती थी तो बस वही सिंगल यूज प्लास्टिक की बात होती थी, वो बैन हो गई। अब आप खुद सोच के देखिए कि अभी आपके दिल्ली में बहुत बात हो रही है कि बहुत पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन के भी कुछ सोल्यूशन बताइए। हाँ, नहीं बात होती है ना, मैं आपको इस समय आपकी माइक्रो प्लास्टिक को आंसर कर रहा हूं। अब आप सोचिए कि नैनो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है।
तो आज आपकी दिल्ली में किस चीज की चर्चा है? आपकी दिल्ली में आपने देखा होगा पार्टिकुलेट मैटर 2.5, PM 2.5 की चर्चा हो रही, PM 10 की चर्चा हो रही। PM 10 इतना है, PM 2.5 इतना है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपके ब्रीदिंग एयर में जो पार्टिकल है वो 2.5 माइक्रोन का है, 2.5। तो इसका क्या मतलब हुआ? फिर 10 माइक्रोन का इतना है। इसका मतलब हुआ कि 10 माइक्रोन का भी जो पार्टिकल है वो ब्रीदेबल है, वो आपके सांसों से आपके शरीर में जा रहा है, इसीलिए खतरनाक है। तो आप सोच के देखो कि पूरे 12वें महीने ये जो प्लास्टिक है, ये जो है नैनो साइज का, इवन नैनो साइज का, वो वातावरण में तैर रहा है। अब आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि किसी ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की और सरकार बड़ी खुश थी, दुनिया खुश थी कि प्लास्टिक वेस्ट से हम सड़क बनाएंगे। आप सोच के देखिए कि जब प्लास्टिक वेस्ट से सड़क बनाई जाएगी तो उसके ऊपर जब गाड़ियां दौड़ेंगी तो कितना माइक्रो प्लास्टिक प्रोड्यूस करेंगी वातावरण में, उस लगातार वो सूरज की रोशनी के उसमें होगा। ये तो सुसाइडल एक्ट है। किसी भी हालत में प्लास्टिक किसी भी रूप में हमारे लिए हितकारी है ही नहीं, क्योंकि उसको माइक्रो लेवल पे शायद हम देख ही नहीं पा रहे हैं, बाहरी तौर पे देखते हैं। आप इतना प्लास्टिक बना चुके हैं कि अगर आप ये कहेंगी, आज आप नया प्रोडक्शन जीरो कर दीजिए कि अब हम प्लास्टिक नहीं बनाएंगे, लेकिन हम जो बनी हुई उसको रिसाइकिल करेंगे तो हजारों साल तक इस प्लास्टिक के प्रकोप में रहेंगी, वो खत्म नहीं होगा कभी, इतना प्लास्टिक बना चुके हैं। तो इसलिए जितनी भी प्लास्टिक है इस सब को दफन करना होगा कहीं। इसको जैसे हमारे यहाँ जो बॉम्ब्स वगैरह होती हैं, जो रेडियो एक्टिव चीजें होती हैं, उसको सील करके समुद्र की गहराई में डाल देते हैं, इस तरह से इसको हटाना पड़ेगा धरती से। और जो आज आप देखिए प्लास्टिक से जितना नुकसान हो चुका है पूरी धरती का, आज के आज अगर आप बंद कर दीजिए, जाग जाइए, जो कि जागे ही नहीं है अभी। सबसे चिंता की बात तो ये है कि अभी तक जागे ही नहीं हो आप। आज के आज जाग जाओ तो इसको सैकड़ों साल तक इसका असर तो ऐसे ही बने रहना है। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी तरफ खनन हो रहे हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है, मतलब किसी भी सेक्टर को आपने छोड़ा नहीं। डोंड्रा में जब साइबेरिया में जब मिला माइक्रोप्लास्टिक, तो मेरे पास वैज्ञानिक आए, कह रही यार ये, मैंने उस समय एक रिपोर्ट जारी किया था कि स्टॉप प्लास्टिक इट्स रीचिंग योर ब्लड। तो शुरू में लोगों ने कहा अरे नहीं बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ऐसा कैसे? तब हुआ है, कह रहे ये कैसे, वहां तो इंसान रहते नहीं है। हमने कहा तुम्हारे बादलों में जाता है और वहां जाके बरस गया। अब आपके यहाँ दिल्ली में जो वेपराइजेशन हुआ, वाष्पीकरण हुआ और बादलों में चला गया, तो आप ही के यहाँ थोड़ा बरसेगा। हो सकता है अलास्का में बरस जाए, वहां का यहाँ बरस जाए। हर तरह से धरती का विनाश जिधर देखो हो रहा है। आप कितनी बात करेंगे किस किस चीज पर? ये सिर्फ कन्वीनियंस के लिए, विकास के लिए। आप हम खुश हैं कि हम विकसित हो रहे हैं। मैं कभी जब किसी फ्लाईओवर के सामने खड़ा होता हूं, मैम, जब मैं किसी हाई राइज बिल्डिंग के सामने खड़ा होता हूं, तो मैं सोचता हूं कि इसको बनाने के लिए इतना मटेरियल कहां से आया। पूरे पूरे पहाड़ को खा लिया होगा, न जाने कितने जीवों का घर हो रहा होगा, वहां की टोपोग्राफी चेंज हो गई होगी। एक हवा आती है पहाड़ों से मिल करके, उसका अपना एक डायरेक्शन होता है, वो सब खत्म कर दिया आपने। क्या जरूरत है आपको फ्लाईओवर की? क्या जरूरत है इतने विकास की जो आपको कैंसर दे रहा है? आज आप पॉडकास्ट बना रहे हैं, बनाते हैं, आप रील्स देखिए, हर दूसरा तीसरा रील कोई हेल्थ एडवाइजरी पे मिलेगा। इंसान स्ट्रगल कर रहा है सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए। स्वस्थ रहना एक सपना बन चुका है। छोटी उम्र से ही इंसान जो है दवाएं खाना शुरू कर रहा है और अपने 50-60 की उम्र में पहुंचते पहुंचते वो 20 साल दवाएं खा चुका होता है और उसकी शरीर ड्रग रेजिस्टेंट हो चुकी होती है, किसी लायक असर ही नहीं हो रहा, फिर असर ही नहीं होता दवाओं का। और एजिंग की जहां तक बात है, आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, कोई आदमी आपको अगर 40 साल का मिले
आप उसकी जांच कीजिए, पता चलेगा भले ही ये 40 साल का है, लेकिन इसकी हड्डियां, इसका शरीर 70, 80, 85 साल की उम्र तक डिग्रेड हो चुकी है। कोई 25 साल का है, लेकिन वो 65 साल, 70 साल के बूढ़े आदमी के जैसे शरीर को डिग्रेड कर चुका है। वास्तविक उम्र इसकी 65-70 साल है। अब वो पैरामीटर ही नहीं रहा है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी। उसके शरीर को बायोलॉजिकली आप टेस्ट कीजिए, मेरी निगाहों से आप देखिए, तो आपको असली उम्र पता चलेगी। आपको हार्डली ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो 25 साल का हो तो 25 साल का हो। ये नुकसान उठा के हुआ है विकास से जो हमने किया है। आज जैसा कि मैंने आपसे बात शुरू करते हुए कहा कि आप देखिए, गूगल में सर्च कीजिए, आप देखिए कि जो जितनी भी बीमारियां हैं सब वेस्ट से आ रही हैं, विकास से। ठीक है। और आज किसी भी विकासशील देश के लिए विकास का रोड मैप क्या है? मिमिक्री ऑफ वेस्ट ओनली। यही सबसे बड़ी गलती है शायद। सबसे बड़ी विडंबना ये है, आयरनी क्या है कि विकास का जो पैरामीटर है वो उसी कंट्री की मिमिक्री है। आप उसी को इमिटेट करो, उसकी नकल मारो, आप भी विकसित हो गए। और ये वो लोग हैं जो किसी योग्य नहीं है, वहीं सबसे ज्यादा बीमारियां हैं। उन्होंने ही दिया है, ओरिजिन वही है। अब आप एक बात बताओ, आप कहते हो ये बहुत सम्मानित, बहुत पावरफुल, बहुत अच्छी कंट्री है, तो क्यों है? कारण क्या है? क्या उसने जो है ऐसा कोई सलूशन दिया है जिससे इंसान में खुशहाली हो गई, बीमारी मुक्त हो गया? जिसने बीमारियां दी, जो कहता है कि मैं इस पृथ्वी को सैकड़ों बार बम से उड़ा सकता हूं, इतना विध्वंसक, इतना क्रिमिनल है वो देश, वो सम्मानित है। और जिसके पास परमाणु बम नहीं है वो तो एकदम निकृष्ट है, इसके पास किसी काम का नहीं है, किसी योग्य ही नहीं है, ये बेकार है। ये तो हमारी सोच है। क्या यही सोच हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी कि हमें इंस्टिंक्ट कर देगी? इसीलिए मैं एक किताब लिख रहा हूं जिसका मैंने नाम दिया है इन्वेंटिंग आवर एंड। सच में सर, आज तो आपने आंखें ही खोल दी हैं ये सब बातें बोल करके, और जो फैक्ट्स आपने रखे हैं ना, तो बस सर आखिर में, क्योंकि हम इतनी अच्छी आज आपने जो चीजें आई ओपनर जिसे मैं कह सकती हूँ, ये चीजें सामने ला के रखी हैं। अब हम कर क्या सकते हैं? हम छोटे लेवल पे हम सब क्या बदलाव कर सकते हैं? देखिए, आपको मैंने जितनी बातें बताई आप उससे समझ सकते हैं आप बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। आप अपने स्टॉक के माध्यम से जितने लोगों के भी पास पहुंच रहे हैं, जितनी बातें आपकी पहुंचेंगी, तो कम से कम लोग ये जानेंगे कि कन्वीनियंस के नाम पर हम कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं, अपनी धरती को, अपने रिसोर्सेस को नष्ट कर रहे हैं। तब वो समझेंगे। शायद यही आप कर सकते हैं कि लोगों को सही बात बताएं कि वास्तव में खुशी क्या है, गेन क्या है, विकास क्या है। एक छोटी सी बात मैं आपके पास भी ऐड करना चाहता हूं। हम एक समय में जब प्रकृति के गोद में थे, उसके शरण में थे, उसने हमें बहुत प्यार से पाला। कुछ हफ्ते की जिंदगी रही होगी जब हम उनसे मिले थे। 100 साल की उम्र दिया उसने, इतना विकास किया हमारा, हर तरह से विकास किया। तो आप कभी ये सोचिएगा बैठ के कि जब हमको इतना रेजिलियंस मिला उस प्राकृतिक वातावरण से, तो हम उस प्रकृति से दूर क्यों हुए? क्या फैक्टर था, किसने हमें दूर किया, जिसकी वजह से आज हम इतनी दुश्वारियों में जी रहे हैं? तो इसका वजह थी जो वेस्ट में शुरू हुई, वो थी अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, जो भी नाम देना चाहें। तो जब आप सरप्राइज होंगी, जब मैंने स्टडी किया तो पाया कि ओल्डन टाइम में, एक समय में
दुनिया की हर नदी पूजी जाती थी, चाहे वो हडसन हो, चाहे वो अमेजन हो, चाहे वो तो हमेशा प्रकृति की पूजा करते थे, तो हाँ, सभी नदियों की भी पूजा, सारी नदियां, सभी कल्चर पर्टिकुलर नदी की हम बात करें अगर, तो हर नदी पूजी जाती थी। तो ऐसा क्या हुआ कि वो नदी एक समय के बाद देवी होने के नाते, मतलब गॉड और गॉडेस का दर्जा उसका खत्म हो गया और वो वाटर रिसोर्स बन के रह गई। पाइपलाइन बिछा दी गई, उसके बॉर्डर को सील कर दिया गया, वहां पर पिकनिक स्पॉट्स बना दिए गए, उस पे पोर्ट बना दिए गए। ये क्यों हुआ? ये हुआ विकास के नाम पर। और जब ये जो श्रद्धा थी, जो रेवरेंस था, वो कन्वर्ट कैसे हुआ, खत्म कैसे हुआ? इसलिए खत्म हुआ क्योंकि जब ये विकास कर रहे थे, जो वेस्ट में विकास शुरू हुआ, अर्बनाइजेशन जब शुरू हुआ, तो उन्होंने पानी में पॉल्यूशन डाल दिया। उन्होंने देखा कि हमारे विकास के कारण अब इसमें इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो गया है, इसको साफ करने के लिए हम केमिकल यूज कर रहे हैं, क्लोरीन, ये वो, दुनिया भर के जहरीले पदार्थ अब इसमें जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जा रहे हैं, तमाम तरह के जा रहे हैं। तो उसने पानी से दूरी बना ली। जब मनुष्य ने विकास किया तो आप ऑब्वियसली समझ सकती हैं कि वेस्ट से ही विकास की शुरुआत हुई। तो लोगों को बहुत अच्छी तरह पता था, जब वैज्ञानिक डेवलपमेंट शुरू हुई, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट शुरू हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कि अब पानी, हवा और मिट्टी टॉक्सिक हो गई है। क्योंकि मिट्टी में फर्टिलाइजर्स और कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड और दुनिया भर के चीजें यूज होने लगी थी, पेस्टिसाइड वगैरह यूज करती है, सब प्रदूषित हो गए। हाँ, पानी में जा रहा है, उसका वाश आउट भी पानी में जा रहा है, जितना इंडस्ट्रियल वेस्ट है सब पानी में जा रहा है, तो पानी भी प्रदूषित हो गया। जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो रहा है वो हवा में भी जा रहा है, तो हमारी हवा भी सांस लेने लायक नहीं, इसमें भी जहरीली गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस दैट, दुनिया भर की चीजें हो गई। तो वेस्ट ने क्या किया? काउंटर एक्शन में वेस्ट ने एक हाइपर सैनिटाइज्ड लाइफस्टाइल शुरू कर दी कि घर में एयर फिल्टर लगा लिया, आरओ सिस्टम लगा लिया पानी के लिए, हवा जो बाहर वाली है वो डरावनी है, वो हमारी दुश्मन बन गई, जिसने हमें पाला था, याद करिए, जो सबसे पहले मिली थी हमें, जिसने जो सबसे पहले हमें मिली थी जब हम समुद्र से निकले थे, तो अब वो डरावनी हो गई, हमारे लिए दुश्मन हो गई। तो हमने एयर फिल्टर लगा दिया, एयर प्यूरिफायर घर में लग गया, एयर कंडीशन लग गया, फिर पानी के लिए आरओ लगा दिया, क्योंकि हम जानते थे पानी में हम क्या कर रहे हैं, हमारा ही किया जा रहा था, तो हमें पता था। और अब मिट्टी के हम संपर्क में आते नहीं, आए तो तुरंत उसको हमने सैनिटाइज किया, साबुन से हाथ धुला। तो इससे क्या हुआ? आपने एक हाइपर सैनिटाइज्ड लाइफस्टाइल डेवलप कर लिया और आप खुश हो रहे थे। लेकिन उससे जानते हैं क्या हुआ? उससे एक बहुत बड़ी चीज हुई, इसको मैंने नाम दिया है, शायद आप डिक्शनरी में ढूंढें तो मिलेगा नहीं एक साथ, माइक्रोबायल एमनीसिया। तो जो सूक्ष्म जीवी जगत है उससे हमारा संपर्क खत्म हो गया, विस्मृत हो गई हमारी शरीर। तो जैसे आपका डिजिटल डिवाइस होता है, उसमें अपडेट का पैच आता रहता है ना, कि अपडेट करते रहिए, उसी तरीके से जब आप प्रकृति की गोद में जाते तो हवा से, पानी से, सूर्य के प्रकाश से, प्रकृति से सूक्ष्म जीव जो नए नए उत्पन्न हो रहे हैं उससे शरीर का परिचय होता था। एक तरह से नेचुरल वैक्सीनेशन हो रहा है। तो शरीर जान जाती थी इस तरह का नया एक सूक्ष्म जीव आया, तो उसका एंटीबॉडी बना लिया शरीर में। तो उससे ये डिप्राइव हो गया आज वेस्टर्न वर्ल्ड। और इसका राज कब खुला? जब ये कोविड आया। यूरोप के ऐसे देश, यूरोप, अमेरिका, ये सब ऐसे देश जो पूरी दुनिया में सबसे एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज से लैस थे, वहां सबसे ज्यादा मौतें हुई। जो पूरी दुनिया को मेडिकल साइंस का पाठ पढ़ाने की हैसियत रखते थे, उनके यहाँ अंबार लग गया मौतों का, संभाल ही नहीं पाए वो। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति से कटे हुए थे और वो
जो वायरस था वो प्रकृति से होते हुए ही आया था, और जब इनसे इसके शरीर से मिला तो इसके पहले के शरीर उसको समझकर उसको रिस्पॉन्स करते ही ये मारे गए। और यही किसी छोटे से गांव में जो है आपके बांग्लादेश में और आपके छोटे छोटे जो देश हैं जो गांव में मिट्टी में खेलने वाले, हाँ, जो नदियों में उतर जाते हैं, जो मिट्टियों में खेलते हैं, जो काम करते हैं प्रकृति की गोद में, उनको छू के भी नहीं गया। उसका कुछ नहीं कर पाया ये कोविड। तो इसने राज खोल दिया, आईना दिखा दिया कोविड ने कि आपकी हैसियत क्या है। आप प्रकृति से अलग एक दुनिया बनाने की जो कोशिश कर रहे थे, हाइपर सैनिटाइज्ड लाइफस्टाइल, वो आपके लिए काल बन गई। और उसने आगाह किया कि आने वाले समय में ये लगातार इस तरह की पैंडेमिक्स आएंगी और आप इंस्टिंक्ट कर जाएंगे अगर आप प्रकृति से नहीं जुड़े तो। एक वार्निंग है वो। आप कितनी वैक्सीन, करोड़ों करोड़ आए दिन म्यूटेशंस हो रहे हैं, न जाने कितने वायरस प्रकृति में उत्पन्न हो रहे हैं, तो कितनी वैक्सीन बना बना के लगाओगे? करोड़ों वैक्सीन लगाओगे। जो आज हमारे यहाँ गंगा में आप गई, गंगा में डुबकी लगाया श्रद्धा में, तो आपके जो शरीर के अंदर की जो बैक्टीरिया है उसको जाना गंगा ने, और जो चेन्नई वाला आया था नहा के गया, वो अपनी बैक्टीरिया छोड़ के गया था, उसके जो सूक्ष्म जीवों से भी आपके बॉडी का परिचय हो गया, उसके लिए भी आप इम्यून हो गए। बिल्कुल। तो इस तरीके से आप सोच के देखिए कि प्रकृति से जुड़ने से आप कितने रिच होते जाते हैं। इसको मैं कहता हूं माइक्रोबायल एजुकेशन, लिटरेसी। आप उससे डिप्राइव हो गए जब प्रकृति से दूर हो गए। तो आपके माध्यम से जब ये बातें लोगों को पहुंचेगी तो उसको पता चलेगा कि हमारा सर्वाइवल प्रकृति के साथ ही है, हम उसकी कॉपी नहीं कर सकते। हमने जो भी किया वो उल्टा पड़ा आपको। प्रकृति के पास अपना खुद डिफेंस मैकेनिज्म है। इसका सबूत है कि हम करोड़ों साल जो है प्रकृति की गोद में रहे, हम विलुप्त नहीं हुए। आज हम जब अपनी मेडिकल साइंस में हैं, मेडिकल साइंस के घेरे में हैं, उसके कवच बना हुआ है हमारा, तो सुपरबग्स है। आपने एंटीबायोटिक बनाई, प्रकृति का अपना डिफेंस मैकेनिज्म था, उसको आपने स्किप कर दिया। तो आपने जो बनाया वो आपके लिए एक काल बन गया। आपने जो भी किया, इवन आप क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं जब इस प्रकाश को देखता हूँ, इस लाइट को देखता हूँ, तो एडिसन को याद करता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि वो साइंटिस्ट नहीं हो सकता, वो एक टेक्नोलॉजिस्ट था जिसने ये बल्ब बनाया। लेकिन जब उसने बल्ब बनाया तो पूरी दुनिया का जो ये जीवन के आधार का जो प्रकाश और अंधकार का जो नेचुरल इक्विलिब्रियम था, उसको डैमेज कर दिया। अब पूरी रात लोग प्रकाश में रहते हैं, शरीर को वो अंधकार मिलता ही नहीं। आप जाकर किसी पेड़ पौधे को ध्यान से देखिए, जितना इंपॉर्टेंट सूर्य का प्रकाश है उतना ही इंपॉर्टेंट उसके लिए जो है अंधकार है। और वो इक्विलिब्रियम डैमेज हो गया। सर इसलिए रातों को लोग सो नहीं पा रहे ढंग से, अच्छी नींद ले पा रहे। लोगों को ना देखिए, आज आप सोच के देखिए कि आप गर्व करते हैं, अब इतने डेवलप्ड हो गए, आप हर काम के लिए आपको सपोर्ट की जरूरत है। आप जो है खाना खा रहे हैं तो हजम करने के लिए आपको दवाई चाहिए, सवेरे मोशंस के लिए आपको दवाई चाहिए, पेट साफ हो जाए, बेसिक चीज। आप सो रहे हो, आपको जो है सपोर्ट चाहिए, नींद की गोली चाहिए। हर चीज के लिए, खुश होने के लिए आपको नशा करना पड़ता है, ऊट पटांग खाना पड़ता है। आपके अंदर कुछ बचा कहाँ? जो एक समय में प्रकृति आपको हरा भरा रखती थी, खुशियों से भरी हुई थी, खिले रहते थे आप सोचिए कहाँ पहुंच गए आप विकास के नाम पर। अभी भी लड़ाई जारी है। आप सोच के देखिए, आपके एआई आ गया है, उसने आपका दिमाग छीन लिया। आपकी इस योग्य नहीं कि 2 लाइन अपने से ड्राफ्ट कर लें, अपने से कैलकुलेट कर लें चीजों को। आप अपने नंबर को याद नहीं रख पाते। एक समय में न जाने कितने नंबर याद रहते थे ऐसे नौजवानी। आपने अपना दिमाग जो है उसको डिपेंडेंट हो गए टेक्नोलॉजी पे। देखिए, प्रकृति का एक बेसिक प्रिंसिपल है यूज और लूज।
तो जितना आपने सुविधाएं इकट्ठा की है, उससे आप अपने शरीर की सारी क्षमताओं को आप एक एक करके यूज करना बंद कर रहे हैं। दूसरे सपोर्ट से आप रह रहे हैं, एआई है, दिस दैट सब, ऑटोमेशन, पता नहीं क्या क्या। तो आपके शरीर की, आपके मानसिक और शारीरिक सारी जो योग्यताएं हैं, उससे आप डिप्राइव हो रहे हैं, वो लूज कर रहे हैं। इसलिए आप देखिए आज बच्चों को मानसिक रूप से जो एआई यूज करते हैं, इस तरह से यूज करते हैं, मानसिक रूप से किसी योग्य नहीं है। आप सरप्राइज होते हैं लोग, आश्चर्य होता है। मैं जब अभी डेलीगेशन में गया था, मुझे रसिया ले गए थे गवर्नमेंट डेलीगेशन में, आई वाज द पार्ट। तो वहाँ पर एक टॉक हुई उस पर भी कि एआई ने पब्लिकेशन को आसान बना दिया है, बुक राइटिंग, रीडिंग, एडिटिंग। तो मैंने कहा कि आसान बना दिया? अरे आने वाले समय में आने वाली समय की पीढ़ियां डिप्राइव्ड होंगी, वो ढूंढेंगी कि टोलस्टॉय कहाँ गए, शेक्सपियर कहाँ गए, प्रेमचंद कहाँ गए। एआई लिख रहा है। एआई कैन नॉट क्रिएट। कन्वीनियंस के नाम पे आप क्रिएटिविटी की बलि दे रहे हो। आपकी किताबें देखिए, बाइबल है, गीता है, उपनिषद है, जो भी एआई ने लिखा है क्या? आप देखिए, उसकी बराबर कोई किताब लिख सकता है क्या? आप एआई क्या होगी आने वाले समय में? आपकी लाइब्रेरी में किताबों का अंबार लगा होगा, लेकिन इट विल बी ऑल द इकोज ऑफ द ओल्ड थिंग्स। इट विल नॉट बी नथिंग न्यू, नथिंग क्रिएटिव। आप क्या बात कर रहे हैं? कन्वीनियंस के नाम पर आप क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। सर, गंगा नदी को भी आपने इतना करीब से जाना है, देखा है, उसके साथ आप रहे हैं, पानी के साथ आपका एक बहुत अच्छा रिश्ता है। तो गंगा को हम क्यों पूछते हैं एक साइंटिस्ट होने के नाते, और मैं आपसे उस आध्यात्मिक पहलू को भी समझना चाहूंगी। देखिए, एक्चुअली जो गंगा की जो माइक्रोबायल स्ट्रेंथ है, एबिलिटी है, या माइक्रोबायल इंटेलिजेंस है, वो ह्यूमन की रेवरेंस की वजह से ही पैदा हुई है। रेवरेंस ने ही ह्यूमन टच जो है प्रोड्यूस किया गंगा में, अपने शरीर को। आप सोचिए आज की दुनिया में, जैसे वेस्ट जो है, लोग डरते हैं कि अरे यार ये लोग, इतने लोग, करोड़ों लोग एक साथ नदी में उतर जा रहे हैं, महामारी फैल जाएगी। हजारों साल से ये हमारे यहाँ होता आया है। नदी हमारे शरीर के संपर्क में हजारों साल से लगातार है। हमारे शरीर में होने वाले हर बदलाव को गंगा ने रिकॉर्ड किया है। इट इज द रिवर दैट रिमेंबर्स, और नॉट ओनली रिमेंबर्स, ना सिर्फ याद रखा उसने, लेकिन उसने प्रतिक्रिया भी दी। जो भी शारीरिक बदलाव विकास क्रम में हमारे शरीर में आए, उस सूक्ष्म जीवों को संतुलित करने के लिए अपने शरीर, अपने नदी में, अपने शरीर में उसने काउंटर फोर्स तैयार किया, वॉरियर्स तैयार किए बैक्टीरियोफेजेस के तौर पे। इतनी डाइवर्सिटी वाले बैक्टीरियोफेजेस गंगा ने प्रोड्यूस किए, हमारे लिए उत्पन्न किए। ये क्रिया वेस्ट में दूसरी नदियों में नहीं हुई। अगर वो आज लाखों की संख्या में अपनी नदी में उतर जाएं, तो उनका सोचना सही है, उनके यहाँ महामारी फैल जाएगी, एक दूसरे से इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ इसलिए नहीं होता क्योंकि हजारों साल से वो एवोल्यूशन का हिस्सा है, और सारे काउंटर फोर्स गंगा में मौजूद है। इसीलिए जो गंगा की शक्ति जो है मनुष्यों का रेवरेंस है, और उसकी शक्ति का लाभ पूरी मानवता को है। उसी की वजह से हम रेजिलिएंट हैं। जी सर, और योग के बारे में भी आप एक अलग तरह से समझाते हैं। योग को आपने वेस्ट के नजरिए से नहीं, और जो हमारी भारतीय दर्शन में जिस तरह से उसे रखा गया है, आज आप हमारे दर्शकों को वो भी समझाइए। देखिए, अगर वेस्ट इस चीज को समझता, या हम कोई भी जब बोलते तो योगा ना कहता, इट इज योग, जो आपने शब्द यूज किया। योग का मतलब है यूनियन। अब जैसे ही यूनियन हुआ, इसका मतलब उसमें दो लोग हैं। ये दो लोग कौन कौन है? तो वास्तविकता क्या है कि जो हमारा दुख है, जैसे मैं अभी आपसे बात करते वक्त मैंने आपको बताया कि हमारी हर बीमारी, हर तकलीफ का कारण है स्ट्रेस। तो वो, उसकी लाइफ कुछ ऐसी है जैसे वो किसी डेड बॉडी के साथ जी रहा है। और फ्यूचर क्या है? अनबोर्न चाइल्ड, जो अभी पैदा ही नहीं हुआ। तो आप पहले तो पास्ट के अनुभवों से अपना दुख लेके आ रहे हो, वो डेड बॉडी से, जिसको आप बदल ही नहीं सकते। दुख ही मिलना है, ठीक है, बदल ही नहीं सकते आप।
क्योंकि मर चुका है ना, रेसा नहीं चेंज कर सकते। दूसरा, आप वहां से दुख, घबराहट, बेचैनी, इनसिक्योरिटी लेके आ रहे हो जो अभी पैदा ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वास्तव में जो आपका शरीर है, यही एक ऐसी चीज है जो सदा प्रेजेंट में रहती है। यू आर ब्रीदिंग इन नाउ, योर हार्ट इज बीटिंग इन नाउ, नॉट यस्टरडे, नॉट टुमारो। तो आप जब कोई ऐसी क्रिया करते हैं कि चलो खड़े हो जाओ एक पैर पे, ऐसे उठाओ पैर, इसको ऐसे ले जाओ, तो ऐसे करो, तो इस करने की क्रिया में आपको फोकस करना पड़ता है। आप चाहे पास्ट में यू आर वंडरिंग टू इन द पास्ट, यू आर वंडरिंग इन द फ्यूचर, आप यू कम बैक टू योर बॉडी टू फोकस, कि कहीं गिर ना पड़े इस तरह करने के चक्कर में। तो इससे क्या होता है, जो आपका मन है उसका मिलन जो है आपके शरीर से हो जाता है। वही मिलन, वही यूनियन, वही योग है जो योगा बन गया। हाँ, अब उसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए आप मंत्र है, पोजीशन है, इसकी चर्चा कर लो, कितना ऐड कर सकता है उसमें। हाँ, अदरवाइज सच्चाई क्या है कि आप मेरे सामने बैठी हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप मुझे सुन रही हैं ध्यान से, तो जो मैं बोल रहा हूं और आपकी मेरी बात आपके कान तक पहुंच रही है, इट इज इन नाउ, नॉट इन फ्यूचर और पास्ट, इट इज इन नाउ। तो अगर आप सुन रही हैं और फोकस्ड हैं, तो आप योग की अवस्था में हैं। बहुत सुंदर सर। अगर मैंने आपको टच किया, तो जो स्पर्श है इट इज नाउ। तो इसीलिए हम एक झुंड में रहने वाले जीव हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, गले लगाते हैं, मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले लगाते हैं। तो जैसे आपने किसी को टच किया, तो आप वो क्रिया आपको वर्तमान में लेके चली जाती है, रोग की अवस्था में लेके चली जाती है, योग हो जाता है, क्योंकि वो वर्तमान में बैठा है और उससे इंटरेक्ट करके आप योग की अवस्था में जाते हैं। ये है योग। आप टेबल टेनिस खेल रहे हो, इतनी सी बॉल है, कितना आप प्रेजेंट में पास्ट और फ्यूचर में रह करके खेल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो आप योग की अवस्था में हैं। पूरी दुनिया को अगर आप ये ज्ञान देना चाहते हो तो बताओ। मैं रसिया में था, अभी एक डेलीगेशन में इनवाइट किया था, मैं गवर्नमेंट की तरफ से वहां विजिट किया था, तो मेरी टॉक थी इसी की योग पे। तो मैं तो साइंटिस्ट हूँ, मुझे तो आसान ये वो के बारे में तो मैं बताने से रहा। तो उन्होंने कहा वो अंदर बनाया हुआ है, वहां जाके सीखो, लेकिन मेरे से सुनो है क्या योग। हमने कहा रसियन के मैंने डांस देखे हैं, बहुत सुंदर होते हैं, वो एक अंगूठे पे जैसा लगता है इसे रिवॉल्व कर रहे हैं। ये योग है, क्योंकि अगर आप फोकस नहीं है तो गिर पड़ोगे, आप चोट लग जाएगी। तो इसको आप सोच के देखो कि क्या है जो है योग। योग है वो यूनियन है जो आपको रेजिलिएंट बनाता है। जैसे ही आपका मन आपके शरीर से मिलता है, आप रोग मुक्त हो जाते हैं। समझिए? बिल्कुल सर। कल की जो चिंता है उसने आपको एंजाइटी में डाल रखा है, घबराहट में डाल रखा है। पिछली कल जो बीता हुआ था, जो बुरा हुआ, उसने आपके अंदर विचार डाल रखे हैं कि ये बहुत बुरा हुआ और ये इसने मेरा डैमेज कर दिया, ये भविष्य में फिर से ना हो जाए, या इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। इन दोनों ने मिल करके आपको वल्नरेबल बना रखा है बीमारियों के लिए। रास्ते खोल दिए, क्योंकि जब आप तनाव की अवस्था में होते हैं तो आपके एड्रेनल ग्लैंड में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन जो है प्रोड्यूस होता है, जो डिफेंस मैकेनिज्म के तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम को लाखों साल के एवोल्यूशन के दौरान मिला था, हमारी जान की रक्षा करने के लिए, और हमारे लिए वरदान था। स्ट्रेस की वजह से ही हमने 100 साल की उम्र प्राप्त की थी। अगर आप कहेंगी तो मैं बताऊंगा कैसे। तो आज जब ये आपका अपने शरीर के साथ ना होना, अयोग की अवस्था में होने से ये आपके शरीर में ये दुविधा आती है कि कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होता है, और कॉर्टिसोल जब प्रोड्यूस होता है तो वो सबसे पहले आपके बहुत सारे अंगों को टेम्परेरी रूप से स्विच ऑफ कर देता है, डाइजेशन को, पैंक्रियास को, और रिप्रोडक्शन ऑर्गन को। इस तरह के बहुत सारे ऑर्गन्स जो कि जरूरी नहीं है उसको कॉप करने के लिए, उसको स्विच ऑफ कर देता है। और आपके शरीर से
हर जगह से, प्रोटीन से, कीटोन से, हर जगह से जो है ढेर सारा ग्लूकोज कन्वर्ट करके, इकट्ठा करके वो ब्लड में डाल देता है ढेर सारा। इसी की वजह से डायबिटीज होता है। अब जितना ढेर सारा ग्लूकोज आपके ब्लड में जाएगा, उसको यूटिलाइज करने के लिए उसी प्रोपोर्शन में आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत आपके शरीर को है। अब उतने प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन के लिए आपको बहुत ही श्रम करना पड़ेगा, जो आप नहीं कर सकते। ये हुआ कैसे, अगर आप चाहें तो मैं बताना चाहूंगा आपको। जब हम जंगल में रहते थे, ना वहां फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, ना दवा की दुकान थी, ना अस्पताल थे, ना लेबर रूम थे, आराम से लोग पैदा हो रहे थे बिना सीजरियन के। आप खुद सोचिए, उस अगर ये बीमारियां, डायबिटीज, कैंसर, लिवर सिरोसिस, ये सब अगर रियल होती तो हम इंस्टिंक्ट ना हो गए होते जंगल में। कौन हमारा इलाज कर देता? कोई था क्या उस समय? हम एक रेंगते हुए कीड़े के तरीके से समुद्र से निकले थे, पानी में रहते थे, सांस कहाँ से लेते थे? पानी से ऑक्सीजन लेते थे। लेकिन जब हम इस मिट्टी के संपर्क में आए तो हवा के संपर्क में आए, फिर सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आए, और इनसे हमारा रिश्ता हो गया। सांस से हम जुड़ गए, हवा से हम ऑक्सीजन हर समय सांस लेते रहते हैं, उससे हमारा रिश्ता हो गया। उसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। वो हमारे जीवन का हिस्सा है, आधार है। हवा जो वातावरण में हमें मिला पानी से निकलने के बाद, पानी जब रहते थे तब थोड़ा हवा से सांस लेते थे। और ये मिट्टी में ही सब कुछ मिलता है हमको, भोजन हमारा, हर कुछ हमको वहीं से मिलता है। सूर्य का प्रकाश हमें स्वास्थ्य देता है। हमारे शरीर में जो फोटोसिंथेसिस होती है, उसी की वजह से हम जीवित रहते हैं, उसी की वजह से सारी जैविक क्रियाएं होती है। नहीं तो आपका ढांचा ही बिगड़ जाएगा, विटामिन डी ही सिंथेसाइज नहीं होगा शरीर। तो उस समय जो हमें घबराहट, बेचैनी या तनाव होता था, वो फिजिकल था। हमारे सामने कोई प्रेडेटर आ जाता था, कोई नरभक्षी जीव आगे खड़ा हो जाता था जो हमें मार सकता था, हमसे ज्यादा शक्तिशाली, हमसे ज्यादा तेज। तो विकास क्रम में इन्हीं प्रकृति ने हमारी रक्षा के लिए हमारे अंदर यह गुण पैदा किया कि जब इसको स्ट्रेस हो, घबराहट हो, डर जाए और स्ट्रेस उत्पन्न हो, तो शरीर तुरंत एक कॉर्टिसोल नाम का जो है हार्मोन उत्पन्न करे, जो इनके जान बचा के भागने के लिए रिप्रोडक्शन ऑर्गन की जरूरत नहीं है, उसको स्विच ऑफ कर दो। और इसको डाइजेशन की उस समय जरूरत नहीं है, स्विच ऑफ कर दो। जो है पैंक्रियाज की जरूरत नहीं, कि नहीं तो ग्लूकोज हम ब्लड में डालेंगे, पैंक्रियाज हटा देगा, तो इसको स्विच ऑफ कर दो। तो इस तरह बहुत सारे अंग टेम्परेरी रूप से स्विच ऑफ कर दिए और ढेर सारी ग्लूकोज ब्लड में डाल दी कि अब इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके उस खतरे से या तो उससे भी तेज भागकर अपनी जान बचा लो या उसको मार दो। आपने कभी टीवी में देखा होगा कि कोई एक चीता है, हिरन को चेस कर रखा है, और हिरन इतनी तेज भाग रहा है कि मानो उड़ जा रहा है। ये उसी कॉर्टिसोल की दी गई ऊर्जा के कारण कर पाता है वो। तो हम फिर भागे। कहाँ भागे? कहीं पर खाई थी, कहीं पहाड़ था, कहीं पेड़ था, कहीं जंगल था, तो कहीं नदी थी। हमने अपनी शरीर की सारी ताकत, पूरी ताकत एक्सट्रीम लगा करके हमने जो है अपनी जान बचाई। उस श्रम में, उस मेहनत में, उस भाग दौड़ में जितना ग्लूकोज उसने डाला था हमारे ब्लड में, वो सब इस्तेमाल हो गया कुछ ही समय में, और हमारी शरीर की सारी क्रिया नॉर्मल हो गई और हम पहले से ज्यादा और निपुण हो गए। और इसी तरीके से, इसी क्रिया को दोहराते हुए हम और मजबूत और स्ट्रांग और अनुभवी और 100 साल की उम्र प्राप्त की हमने। और अभी यही हार्मोन हमें सब बिगाड़ रहा है। बिल्कुल। अब जो है अचानक से जो लाखों साल की क्रिया से हमारे शरीर में उत्पन्न हुई थी, आज हम जिस लाइफ स्टाइल में जीते हैं, एक मोबाइल फोन पर एक मैसेज आता है, आपकी स्क्रीन पर कोई मैसेज आता है, एक फोन कॉल आता है और आपको तनाव हो जाता है। तो कि आपका स्टॉक एक्सचेंज गिर गया, आपका जो शेयर मार्केट था गिर जाने के बाद आपको इतना लाखों का नुकसान हो गया। तो क्या आप उठ के दौड़ करके भागने लगते हो कि हम यहां से मैं
55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ोगे, आप और सुस्त हो जाते हो कि यार मेरा मुझसे बात मत करना, मुझे कोई कॉल मत देना, मेरी मीटिंग कैसे करना, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। लेकिन शरीर की ये बायोलॉजिकल मिसमैच है कि शरीर उस हिसाब से उतनी तेजों में, जिस तरह से हमने लाइफ स्टाइल बदली, उस तरह से शरीर की जो इम्यून सिस्टम है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। वो शरीर उस तनाव को उसी तरीके से हैंडल करती है जैसे कि आपके सामने एक प्रेडेटर, एक चीता आ गया और वो आपकी जान लेने वाला है। उसको ये फर्क नहीं करती कि ये इसका एक मैसेज आया है, इसके पैसे का नुकसान हो गया है, इसके यहाँ एक कोई कार्रवाई हो गई है या इसके यहाँ रेड हो गई है, ये नहीं जानता वो। इसीलिए छोटी छोटी चीजों से हम इतने तनावग्रस्त हो जाते हैं। अब जैसे ही हम तनावग्रस्त होते हैं, शरीर उसको कॉम्बैट करने के लिए कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करता है। और कॉर्टिसोल जाकर, आपने देखा होगा कि जब आप तनाव में होते हैं तो आपको गैस होने लगती है, इंडाइजेशन होने लगती है, इसी वजह से क्योंकि टेम्परेरी वो इंडाइजेशन स्विच ऑफ कर दिया, पैंक्रियास को स्विच ऑफ कर दिया और ढेर सारी ग्लूकोज वहां पहुंच गई। अब आप भागे नहीं तो ऑक्सीजन उतनी शरीर में आई नहीं कि इतनी ग्लूकोज इस्तेमाल हो जाए। तो अब जब इंसुलिन नॉर्मल हुआ, पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस किया उसके बीटा सेल ने, तो वो आकर के उसने कहा कि अब ये सारी कोशिकाओं में जानी चाहिए, सेल्स में ग्लूकोज। तो उसने कहा भैया पहले ही से इतना रखा हुआ, हमारे पास जगह कहाँ है, हम इतना लीवर में भेज दिए, वहां पर भी हो गया, वो लीवर से बैलीज में चला गया, अब जगह नहीं, आगे ले नहीं रहे, हम क्या कर लें। तो क्या हुआ यार, ये इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया, सेल जो है ग्लूकोज इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं कर रही, इसको डायबिटीज मतलब टाइप 2 डायबिटीज हो गई। इस तरह से आपकी बीमारी शुरू हो गई। अब क्या हुआ, डायबिटीज समझ गई आप कैसे हुआ। दूसरा, उसी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो कार्डियोवास्कुलर डिसीज और हार्ट की डिसीज भी हो गई। अब ऑक्सीजन की कमी, जिसको कहते हैं नॉन सेलुलर कंडीशन, अब ऑक्सीजन की कमी है शरीर में, तो जो कोशिकाओं में ग्लूकोज होती है रिम पे, उसका ऑक्सीजन के साथ इस्तेमाल करके माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब ऑक्सीजन है नहीं, शॉर्टेज है ऑक्सीजन के शरीर में, क्योंकि ढेर सारी ग्लूकोज पहुंच गई है, अब ऑक्सीजन की कमी हो गई, उस प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन है नहीं। तो जो सेल का आउटर लेयर है वो हार्ड हो जाता है और उसमें ना ऑक्सीजन अब जा सकती है और ना ही उसके अंदर से वेस्ट बाहर आ सकता है। और जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन की कमी से वो फर्मेंट हो जाता है, फर्मेंट हो जाता है। तो जब फर्मेंट हो गया तो जिस सेल का ग्लूकोज, उसी को मैलिग्नेंट सेल बोलते हैं, कैंसर का सेल। तो जैसे दही है, दूध के संपर्क में आएगा उसको भी फर्मेंट कर देगा, तो ये दूसरे हेल्दी सेल्स के जो है ब्लड को भी फर्मेंट कर देगा, तीसरे को कर देगा, इसी तरह धीरे धीरे कैंसर के सेल्स बढ़ते हैं। तो आपने ये जाना कि हुआ क्या था, तनाव हुआ था, उसी से डायबिटीज हुई, उसी से हार्ट की प्रॉब्लम हुई, उसी से कार्डियोवास्कुलर की डिसीज हुई, उसी से लीवर पे डैमेज हुआ, उसी से कैंसर हुआ, एक ही रूट से। तो आप समझे आपने इस चीज को, योग को। अब योग क्या है, जैसे ही आप योग की अवस्था में आते हो, अब देखिए, अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम जिस लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं, अब हम वापस जाके गुफाओं में तो नहीं रह सकते। तो वे आउट क्या है, हम तनाव से कैसे बचें। पूरी दुनिया के पास इसका जवाब नहीं था, इसका जवाब भारत से मिला। मैं जानता हूं दुनिया इतना क्रेडिट नहीं देती और हमें खुद भी अपनी कदर नहीं है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में मैं बहुत करीब से जानता हूं कि कितनी गंभीरता से इसी के ऊपर वो रिसर्च कर रहे हैं। हमारे देश में पहली बार ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। टेक्नोलॉजी, यू गॉट माय पॉइंट, शब्द सुनिए, टेक्नोलॉजी। तो आप ये कह रहे हैं कि योग एक टेक्नोलॉजी है एक तरह से। हाँ, नहीं सुनिए, एक टेक्नोलॉजी। भाई सवाल ये है कि अब आप आ गए स्ट्रेस पे, कि स्ट्रेस ही हमारी विनाश है। अब हम जाके वापस जंगल में या वापस हम जो है गुफाओं में तो नहीं रह सकते। तो वे आउट क्या है, क्या करें, कैसे बचें, तनाव से कैसे बचें। तो अब मैं आपसे ये कहूं कि आप खुश रहा करो, आप परेशान मत रहा करो। तो मेरे कहने से आप खुश हो जाओगे क्या? नहीं। आप जैसे देखी होंगी कि आज के बच्चे लोग जंक फूड खाते हैं,
सुगरी स्टफ लोग खा रहे हैं, तो आप क्या कहते हो ये बहुत अनहेल्दी फूड से स्वास्थ्य खराब होगा, मोटापा बढ़ेगा, बच्चों को ये होगा, ये सब नहीं खाना चाहिए आपको। आपके कहने से नहीं खाएंगे क्या? वो पहले ये सोचो खा क्यों रहा है वो। जब बच्चों को तनाव होता है तो उनके दिमाग में ग्लाइकोजन की कमी हो जाती है। ग्लाइकोजन रिजर्व ग्लूकोज है ब्रेन में। तो जब रिजर्व ग्लूकोज लग जाता है, बाहर आ जाता है, ग्लाइकोजन कमी हो जाती है, तो ब्रेन में एक एंजाइटी आ जाती है कि वो ग्लूकोज दो वापस, ताकि मैं रिजर्व को पूरा से वापस उसको फिल मतलब रिकवर करूं। तो उनको क्रीविंग होती है इस तरह के खाने के लिए, जैसे ये रात में वो ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा, इतनी सुविधाएं भी हुई हैं कि आप ऑनलाइन। तो ये इस वजह से वो खा रहा है, बुरी आदत की वजह से नहीं खा रहा है। अब मान लीजिए आपने जो है चेक लगा दिया कि नहीं खा सकते तुम, तो ना खाने की वजह से उसको जो एंजाइटी होगी उससे उसके शरीर में जो है बीमारियां पैदा हो जाएंगी, कॉर्टिसोल पैदा होने लगेगा उसके बॉडी में। तो सर सोल्यूशन क्या है इसका? तो अब आप समझ गए कि कितनी खतरनाक बात, इधर कुआं इधर खाई करें क्या। तो इसके लिए हमारे जो है देश में एक मेडिटेशन को जो है का आविष्कार हुआ, उस पर पूरी दुनिया इस समय रिसर्च कर रही है और बहुत लाभ मिला है लोगों को उसका। मेरे को अंदर की जानकारी किस तरीके से उसका यूज कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने देखा कि बॉडी जब भी कोई घबराहट, बेचैनी या किसी भी टेंशन में है, तो या तो वो फ्यूचर में है या वो पास्ट में है। कोई स्टूडेंट है तो वो कल मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, मेरा एग्जाम अच्छा होगा कि नहीं, मैं पास होगा कि नहीं, क्लियर होगा कि नहीं, ये है मतलब फ्यूचर से सारी तकलीफ लेके आ रहा है। जो पेरेंट्स हैं उनके साथ जो बुरा हुआ है, आप एक नॉर्मल आदमी के साथ कहीं कुछ हो गया, किसी घर में रेड हो गई, किसी कुछ हो गया, वो वहां से पास से जा करके तनाव लेकर घबराहट आ रहा है। तो कहाँ पर तनाव नहीं है? तनाव है वहां पर जहां पर चीजें प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट में क्या है? तो उन्होंने देखा कि प्रेजेंट में ये शरीर है, तो शरीर है, तो शरीर को बनाया एंकर कि ऐसे बैठ जाओ, आपने सुना होगा, और अपने सांसों को देखो। उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी कि सांस तेजों में लो, सांस तेजों में छोड़ो, रोक लो, ये सब कुछ नहीं है। सांस को देखो, क्योंकि सांस ही है जो वर्तमान में है। तो उन्होंने पहले कहा कि आप जो है पेट को देखो कि जब मेरी सांस आई तो ये पेट राइज हुआ, और जब सांस गई तो ये इट इज फॉलिंग डाउन। ये आई, ये गई, ये आई, ये गई। जब आप पेट बड़ा इलाका है तो आपको फोकस करने में आसानी होगी, और जब आपने कर लिया फोकस तो इसको फिर अपने नाक पे लेके आइए। ये सांस मेरे नाक से जा रही है तो बाई वाली से ज्यादा अच्छे से जा रही है, दिन भर वो साइकिल चेंज होती रहती है, दाहिने से कुछ कम जा रही है। और ये जो सांस जा रही है, तो जो जा रही है वो हवा थोड़ी ठंडी है, और जो निकल रही है वो उससे गर्म है। ये आई, ये चली गई, ये आई, ये चली गई। जब आप इस क्रिया में आए, थोड़ी देर में योर ब्रेन विल वांडर टू समवेयर एल्स, वो कहीं और चला गया, आप कुछ और सोचने लगे, ये नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही आपको पता चला कह रही मैं तो सांस देख रही थी, आप फट से वापस आइए, फिर से देखिए, हाँ ये सांस आई, ये सांस गई। अगर डिफिकल्टी हो रही तो स्टमक पे ले लिया, और ये क्रिया आप जब करने लगेंगे, महसूस करने लगेंगे सांस को, तो ये आप हर समय कर सकते हैं। जैसे आप वॉक कर रहे हैं तो आप वॉक करते हुए महसूस कीजिए कि सांस आई 2 कदम में, सांस आ गई 3 कदम, सांस निकल गई, 1 2 आ गई, 1 2 निकल गई। हर चीज से सिंक करके अपने सांस को आप देख रहे हैं। तो जैसे ही आपकी आदत धीरे धीरे पड़ती जाएगी, फिर आप रिजिलियंट हो जाएंगे, फिर आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। आप जब इस चीज की आदत पर, कुछ भी करते हुए अपने सांसों पे ध्यान दे रहे हैं, कोशिश जब आदत पड़, ये गहरी सांसें लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, हुई कोई गहरी सांस नहीं लेनी है, बस जैसे भी आपकी सांस आ रही है, गहरी है, हल्की है, जैसी है, बस ये आई, ये गई, आई
ओके, बस उसको देखना है। आंख बंद, कुछ दिन बाद आप खुले आंख से भी उस सांस को देखने लगेंगे। और जैसे ही आप ये करेंगे, ये पूरी दुनिया में बाकी सब बातें हैं कि ये करो वो करो, जो कर ही नहीं सकता कोई। भाई कोई तनाव आ गया, पैसे का नुकसान हो गया, किसी ने धमकी दे दी, किसी ने गाली दे दी, किसी ने घर में फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई, रिलेशन में प्रॉब्लम हो गई, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी तनाव होगा। अब वो जैसे ही तनाव होगा तो उन्होंने ये खोजा कि ब्रेन को वो लेकर के इधर या उधर चला जाता है, क्योंकि जो भी हुआ है वो अब से पहले हुआ है, और जो होगा वो अब के बाद होगा। हाँ, प्रेजेंट की सोचो। तो प्रेजेंट की सोचो नहीं, प्रेजेंट में अपने आप को लाओ कैसे, तो उसकी टेक्निक ये आई, भारत ने दिया, जिससे बड़ी चीज कोई इस धरती पे हो ही नहीं सकती। मैंने आपको बताया कि तनाव का कारण के से ही कैंसर हो रहा है। दुनिया की सारी लीथल डिसीजेस जितनी भी हैं वो सब आपके तनाव से हो रही, और तनाव को कॉप करने के लिए इसके अलावा पूरे संसार में कोई और रेमेडी है ही नहीं, बिल्कुल रेमेडी ही नहीं है। इसीलिए हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जैसी यूनिवर्सिटी इसी पर रिसर्च कर रही है। आपको मैं एक जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि कुछ समय पहले जब इराक से और अफगानिस्तान से बहुत सी अमेरिकन फोर्सेस वापस गई, उसमें से मैक्सिमम ने या तो सुसाइड कर लिया अपने आप को शूट करके, या वो ड्रग लेने लगे, या कुछ पागल हो गए। सरकारें परेशान थी कि इनकी जान बचाई कैसे जाए, और मेडिकल साइंस में कुछ नहीं, सेडेटिव आप दीजिए, वो बेहोश हो गया, उसका काट दिया आपने, डिस्कनेक्ट कर दिया, जब तक वो डिस्कनेक्टेड है तब तक ठीक है, जैसे ही वापस आया वो दुगनी ताकत से वो पैनिक अटैक में आ गया। तो फिर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के लोगों ने 200 लोगों का सैंपल लिया और उनको यही माइंडफुलनेस नाम दिया कि माइंडफुल, जैसे आपके हाथ में कुछ है तो कहते हैं माइंडफुल, तो माइंडफुल मतलब आपका शरीर के साथ माइंड आ गया, योग, उसको माइंडफुल भी तो कह सकती हैं आप। थोड़ा फैंसी नेम हो गया। हाँ, फैंसी नेम है लेकिन है तो वही ना। हाँ, मीनिंग वही। हाँ, कि यू आर माइंडफुल, मतलब माइंड इज देयर विद यू। माइंड को वापस लाने के लिए इन्होंने यही क्रिया उनको करानी शुरू की। सिर्फ 6 हफ्ते में 90% से ज्यादा जो थे वो एकदम ठीक हो गए। तो आप सोचिए, हमें पता है, हमें गर्व है, हम करते हैं खुद? नहीं करते। हमारे यहाँ कितने लोगों को ये बात पता है? हमें गर्व है इस बात का कि पूरी दुनिया में ये भारत ने दिया हमारे, ये हमारी जो है, इसका पूरी साइंटिफिक जो इंट्रिकेसी वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जी सर, और आपको देख के मैं समझ भी पा रही हूँ कि साइंटिस्ट जो है एक आध्यात्मिक भी उनका एक पहलू होता है। वो जैसा आपका कुंभ में हमने एक स्वरूप देखा था जब आप गंगा नदी में खड़े होकर के, मैं आपको बताऊं कि जी, एक बार मुझसे बहुत से लोग सवाल पूछते हैं, तो बहुत से रिलीजन से रिलेटेड लोग मुझसे सवाल आके पूछते हैं। तो मुझसे किसी ने पूछा कि आप मुझको आध्यात्मिक लगते हैं। हमें सोचने लगा ये आध्यात्मिक क्या होता है, तो मैं कुछ बोला नहीं। तो कहने लगे कि आप हमें बताइए अध्यात्म के बारे में। तो मैंने कहा कल बताऊंगा। अब मैंने जो है उसको गूगल किया, अध्यात्म क्या होता है भैया, ठीक है। हाँ, तो उसमें आया कि जो मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, जो आत्मा की बात करें बेसिकली, जो बात करते हैं, नहीं धर्म की जो बात करते हैं, आप करिए गूगल, आपको पता चलेगा। मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि जो धर्म की बात करते हैं, जो इस तरह की बात करते हैं, रिचुअल्स की बात करते हैं, वो अध्यात्म। तो क्या ये सब तो हम करते नहीं। तो हम बड़ा सोचने लगे कि ये है क्या यार अध्यात्म। तो इसको बहुत जब देखा तो तोड़ा, तो इसमें हमको लगा हिंदी भाषी हैं हम बेसिकली, तो हमको लगा ये 2 शब्दों से मिलके बना है, अध्ययन और आत्म। ये नहीं हो सकता क्या? ये शायद यही हो। तो आत्म अध्ययन, फिर पूजा पाठ से क्या लेना देना इसका? तो ये लगता है मुझे ये आत्म अध्ययन को ही अध्यात्म कहते हैं। तो अब चलो, मैं वैज्ञानिक हूं, तो आप अगर जानना चाहिए, आपकी वो वैज्ञानिक रहती होगी ना। अब आप जानना चाहें अगर कि आप रिसर्च कैसे करते हैं, तो रिसर्च की पहली शर्त है मेरे हिसाब से कि आपको, जैसे आपको एक एसे लिखने को दिया जाए कि एक एसे लिखो,
तो आप किस पे लिखोगे? एक प्लेन पेपर पे लिखोगे ना, कि लिखे हुए कागज पे लिखोगे? किताब में लिखोगे क्या? कॉपी में लिखोगे ना, जिसमें कुछ नहीं लिखा है। तो ब्रेन को पहले ज्ञान फ्री मुक्त करिए। खाली करना पड़ता है। तो मैं जैसे ही कोई नई रिसर्च करता हूं तो उसके लिए शून्य को प्राप्त करता हूं पहले, कि मैं कुछ नहीं जानता। पहले से मेरा ब्रेन प्री कंसीव नहीं होता किसी भी नॉलेज के लिए। मैं ये फ्रेश तरीके से देखता हूँ कि यह है क्या। तो मैंने जा करके अपनी लैब में बैठ गया। मैंने लिखा अध्यात्म, आत्म अध्ययन। अब फिर रिसर्च शुरू हुई। मैंने कहा कि आत्म अध्ययन मतलब कि अपने आप का अध्ययन। तो बताओ तुम कौन हो? तो मैंने कहा कि मैं एक मनुष्य हूं। तो कहा मनुष्य क्या होता है? क्योंकि मैं ब्लैंक हूं ना। तो कहा मनुष्य जीवों की अनगिनत प्रजातियों में से एक प्रजाति है, जो सबसे पहले समुद्र में जन्मी, विकास के क्रम में। हाँ। सबसे पहले अमीबा के तौर पे समुद्र में जन्मी। एक क्वेश्चन, समुद्र क्या होता है? धरती का वो भूभाग जिसमें जल भरा हुआ है। अच्छा, तो क्या हुआ? तो आप समुद्र में रहते हो? तो कहे नहीं, एक बार हम रेंगते हुए समुद्र से बाहर आ गए, मिट्टी पे, धरती पे। तो धरती क्या है? तो कहा वो भाग जो समुद्र के अलावा है और मिट्टी से बनी हुई है। अच्छा, तो मिट्टी क्या है? मिट्टी, हमें परेशान है, मिट्टी क्या है? अरे वही जो मिट्टी। लेकिन ये है क्या? आप जानते हैं मिट्टी क्या है? अब मिट्टी के बारे में ध्यान करना शुरू किया, मिट्टी क्या है। तब पता चला कि जब आइस एज में, आइस बॉल एज में हम थे, जब धरती बर्फ से जमीन ढकी हुई थी और जगह जगह पर वॉल्केनो इरप्शन हो रहा था और धरती पर ऑक्सीजन नाम की चीज नहीं थी, कोई जीव नहीं था। उस समय जब वॉल्केनो इरप्शन हो रहा था, ज्वालामुखी फूट रहा था, तो उसकी गर्मी का सहारा लेकर पहली बार एल्गी बनी, छोटी सी शैवाल, जिसको हिंदी में बोलते हैं एल्गी। अब उसको कहीं सेटल होना है, तो बेसाल्ट पे गई। बेसाल्ट यू नो, तो जो लावा से बना हुआ चट्टान होता है उसे बेसाल्ट बोलते हैं। वो वहां जाकर के सेटल हो गई। अब वहीं से जाकर के ग्रो करना शुरू किया। लेकिन थोड़ी ही दूर गई तो उस बेसाल्ट तो बांझ है, वहां पे कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ऐसे कोई तत्व तो नहीं जो उसके जीवन को सपोर्ट करते। तो वो मर गई। तो जो मर गया, तो पहली बार उसी से, उसके शरीर से थोड़ी सी मिट्टी बनी। और जब नमी जहां थी वहां दरारों में उसके जो अंश थे, उससे वो फिर दोबारा जन्मा और फिर बढ़ा और फिर मर गया। वो फिर से जन्मा, फिर बढ़ा और फिर मर गया। ये प्रक्रिया करोड़ों साल तक लगातार चलती रही। हर बार वो थोड़ा सा पैदा होता, बढ़ता और मर जाता, और हर बार अपनी शरीर से थोड़ी सी मिट्टी बना देता। ये क्रिया लगातार जब चलने लगी तो वहां पर मिट्टी इकट्ठा हो गई। तो अब वो मिट्टी में अपने आप को जो है रखने लगा, अपने, अब उसका जन्म मिट्टी से होने लगा। और उस मिट्टी में सब कुछ था, क्योंकि उसको उसने अपने शरीर से ही तो बनाया था। उसको जीवन के लिए, उगने के लिए जो भी चाहिए था, उस मिट्टी में सब कुछ था, क्योंकि वो उसके शरीर से ही तो बना था। तो इस तरह उसमें बड़े वृक्ष बनने लगे और वो भी वही करते, अपना जीवन यापन करते और अपने शरीर की मिट्टी बना देते। और ये मिट्टी अरबों साल तक बनते बनते फिर मिट्टी पानी के ऊपर धरती बन गई। फिर सहवाल ने कहा कि इस प्रकृति ने कहा कि हमको
एक नई कोई चीज की रचना करनी चाहिए, एक जीव की। तो सूर्य के प्रकाश से क्रिया करके उन्होंने जीवों की रचना की। किसी उल्का से न्यूक्लियोटाइड्स आए थे, हाँ, बहुत सारी ग्वानिन, थियोरीज हैं। हाँ, ग्वानिन और साइटोसिन के निशान मिलते हैं, वो मिले आए थे न्यूक्लियोटाइड्स। तो उसी से पहली बार अमीबा बना, और अब वो सूर्य के प्रकाश से उसका संपर्क हो गया था, जल का, उस फोटोसिंथेसिस से पहली बार जीव उत्पन्न हुआ। फिर उसके बाद वो जीव ग्रो किया, फिर मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म बने, फिर और बड़े जीव बने, फिर और बड़े जीव बने। तो एक दिन रेंगता हुआ एक जीव धरती पर उस मिट्टी पे आया। अब आप सोच के देखिए कि वो पानी में रहता था, पानी से ही ऑक्सीजन लेता था, पानी से ही भोजन लेता था, लेकिन जैसे इस मिट्टी पे आया तो वो तो जीवन का सोर्स था, जीवनकारी था। तो उसने उसको अपना लिया, गले लगा लिया। वहां उसको मिली जो है वायु, सूर्य का प्रकाश, पेड़ पौधों का साथ। वही हमारे माता पिता है। उन्होंने हमें पाला अपने गोद में, और हमारे फिर हम रेंगने वाले जीव से फिर चलने वाले जीव बन गए, फिर पेड़ पे चढ़ने वाले बन गए। फिर इसी तरह हम लगातार विकास क्रम में विकसित होते रहे, और एक दिन 100 साल की आयु की अवस्था लिए हुए एक प्राणी 2 पैर पर खड़ा होकर के मनुष्य का रूप लिए हुए था। अद्भुत सर। तो जब मैंने कहा कि जब मैंने अपनी आत्मा का अध्ययन किया तो मुझे इस धरती की, इस कायनात की कण कण का अध्ययन करना पड़ा, मुझे समुद्र का अध्ययन करना पड़ा, मुझे जीवों का अध्ययन करना पड़ा, मुझे मिट्टी को जानना पड़ा। और जब ये जीव पनपा, चाहे वो जमीन, चाहे वो समुद्र में था, चाहे वो धरती पे था, अपने माता पिता की तरह उसने भी यही किया। वो अपने जीवन को बिताया और अपने शरीर से थोड़ी सी मिट्टी बना दी। आज भी देखिए हमारे यहाँ भारत में आश्चर्यजनक बात है, मैं वैज्ञानिक बात बता रहा हूँ आपको, लेकिन कितनी आश्चर्यजनक बात है, किसी की डेथ हो जाए तो लोग कहते हैं उनके यहाँ मिट्टी हो गई। मिट्टी है, बिल्कुल। कभी सोचा कि उसने, कहने वाले ने, क्यों कितनी बड़ी बात बोल गया वो, मिट्टी हो गई। मिट्टी कब उठेगी? ये नहीं कि मिस्टर गुप्ता, मिस्टर शर्मा कब उठेंगे, नाम खत्म हो गया, मिट्टी हो गई, मिट्टी में मिल जाना है वो। मिट्टी हो गई। मिट्टी मतलब मृत्यु को उन्होंने बताया कि उसने अपने शरीर से मिट्टी बना दी। तो ये जो मिट्टी है बनती कैसे है? सूक्ष्म जीव की सेना है पूरी, जल में, मिट्टी में, हर जगह, पौधों में। जैसे ही आप शरीर उससे मिली, वो उसको तोड़ती है, जिसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। जो कंपोजिशन है उसको तोड़ दिया, उस कंपोजिशन को, और जीवनकारी जितने भी तत्व हैं, उसका नाइट्रोजन है, उसका कैल्शियम है, उसका फास्फोरस है, सबको एकदम शुद्धतम जो है अवस्था में उसको अलग कर दिया, और वही जल को प्राप्त हुआ। उसी से जल को जीवनकारी शक्ति मिली। और आप सोच के देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो 90% वाटर होता है, और जब वो पेट में पानी में ही रहता है, और उसके शरीर में आँख, कान, नाक, दिमाग, स्किन, हड्डी जो भी बन रही है, सब उसको जल से ही वो तत्व वापस वही रिसाइकिल होकर मिल रही होती है जो मिट्टी बनाई गई, जो जल को प्राप्त हुई उसको तोड़ने के बाद सारे जीवनकारी। और आप ये भी जानिए, जब आपने गंगा के याद दिलाई, लोगों ने कहा कि गंगा अशुद्ध है, दूषित है। मैंने देखा कि इस धरती में सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र जगह कौन सी है? वो किसी भी माँ का, चाहे वो किसी जीव का हो, चाहे मनुष्य का हो, उसका गर्भ होता है। आप सोच के देखिए, एक एम्ब्रियो शरीर का रूप धारण करता है, उसके आंख, कान, नाक, दिमाग, हड्डी, बाल सब बनता है। अगर वो जगह अशुद्ध हो तो बनेगा, मर जाएगा। शुद्धतम जगह है ना, जो माँ गंगा है, जिसको हम माँ कहते हैं। क्यों कहते हैं? वैज्ञानिक तौर पे मुझसे आप सवाल करो कि विज्ञान से साबित करो कि ये माँ है, मैं कोशिश करूंगा। उस पानी में जितने जीव ये धरती पे विचरण करते हैं ना, उतने ही जीव उस पानी में हैं।
जो वहीं पैदा होते हैं, उसी में जीते हैं और उसी में मर जाते हैं। लेकिन पानी दूषित नहीं होती। दूषित अगर हो जाए तो जो काम मैंने जैसा बताया माँ के गर्भ में होता है, गंगा में वही खुले में होता है। एक मछली को अगर आप देखें तो वो जब तैरती है तो फीमेल ऊपर तैरती है, मेल नीचे तैरता है और दोनों साथ में तैरते हैं, एक दूसरे को छूते भी नहीं। वो अपने एग जो है, एग्स पानी में छोड़ देती है, वो अपने स्पर्म पानी में छोड़ देता है, वहीं पर निषेचन होता है और वहीं पर एम्ब्रियो भ्रूण बनता है और वो लार्वल स्टेज में आकर के छोटे से लेकर सेल फिश से लेकर के फिन फिश से लेकर के डॉल्फिन जैसी पता नहीं कितने जीवों का सृजन हो जाता है। जो गर्भ में होता है वही गंगा के जल में होता है। तो अगर वो अपवित्र है तो वो क्रिया हो सकती है उसमें? बिल्कुल नहीं। ये संतुलन जितना भी है पवित्रता का, वो सूक्ष्म जीवों ने कर रखा है, जिसकी एक बहुत बड़ी फौज है गंगा के पास, जिससे वो संतुलित रखती है पूरे वातावरण को। इसीलिए जीवों का सृजन होता है। एक सीवर लाइन पहुंच गई है, हल्ला मचा के रख दिया। अरे उसके अंदर अनगिनत अरबों खरबों जीव रहते हैं, पैदा होते हैं, जीते हैं, तो उनकी भी तो सीवर लाइन होगी। वो नहीं जो है बायो वेस्ट प्रोड्यूस करते क्या? तो सर क्या उससे पानी गंदा नहीं होता? उससे पानी कैसे गंदा होगा? वो सब रिसाइकल हो जाता है। और इसी को और आगे ध्यान से रिसर्च करिए। आप मुझे खुद बताइए कि जब इतने अनगिनत जीव हैं तो उनका बायो वेस्ट भी तो उसमें होता होगा, और वहीं पर वो जीवन की उत्पत्ति भी हो रही, और वो मर भी तो जाते होंगे, तो उनकी बॉडी भी तो डिकम्पोज होती है, तो उससे भी दूषित नहीं होता। सिर्फ आप जो मोटा मोटी जो भाई जहां इंसान जाएगा, प्लास्टिक की बोतल, ढक्कन, ये वो दुनिया भर का कचरा डालेगा तो दिखाई देता है, लेकिन वो जो है पॉल्यूशन नहीं है, वो अपवित्रता नहीं है। तो एक लाइन मैंने बोला था यूरोप में, लोग बहुत देर तक उसको अप्रिशिएट करते रहे, बहुत ने गले लगा लिया। मैंने कहा गंगा इज सेक्रेड, पवित्र है। गंगा इज सेक्रेड नॉट बिकॉज इट इज क्लीन बट बिकॉज इट इज इंटेलिजेंटली डर्टी। वेरी नाइस सर। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि गंगा हमसे क्या कह रही है। गंगा की जो खुद को सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी है वो क्या है? उसके सूक्ष्म जीव की फौज है, उसके वॉरियर्स हैं जो काउंटर फोर्स की तरह से काम करते हैं। और अपवित्रता क्या है? अपवित्रता है कि असंतुलन, कि कोई भी सूक्ष्म जीव है वो पैथोजेनिक कब माना जाता है? जब वो अपनी तादाद से बढ़ जाए, तो बैक्टीरियोफेज के मदद से वो उसको संतुलित कर देती है। तो सर अभी भी क्या गंगा का पानी, कई बार सवाल उठते हैं कि साफ है या प्रदूषित हो रहा है, तो आप क्या मानेंगे कि हमें, क्या हम जैसे अभी रह रहे हैं, जैसे उसका रख रखाव कर रहे हैं, वो सही है तरीका? बिल्कुल सही नहीं है। पहली बात आप समझिए कि आप मुझे बताइए कि आपको क्या जानकारी है। जब आप बात करती हैं कि गंगा का रख रखाव करना है, साफ करना है, तो आप क्या करती हैं? सर मैं अपने लेवल पे तो बहुत कुछ नहीं करती। नहीं, आप नहीं, आपका मतलब जी, कोई भी हमारी जो भी उसकी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो प्रोजेक्ट करते क्या है? प्रोजेक्ट पानी को, जब जो भी पानी दूषित पानी, जैसे सीवर का पानी है, सीवेज है जो जा रहा है, उसको वो क्लीन करके तब डालते हैं। यही है, और क्या है आपके पास? हाँ। ठीक है, तो आप किससे क्लीन करते हैं उसको? किससे करते? आपने देखा है एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देखा है? देखा है। तो उसमें वो क्लोरिनाइजेशन की वजह से क्लीन करते हैं, उसमें क्लोरीन डाल देते हैं। और मैं क्लोरीन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जो जनरली पानी को साफ करने के लिए यूज होता जी। है। तो सुनिए, क्लोरीन के बारे में आप जानिए। पहली बात तो इंसानों के लिए भी वो हानिकारक है। आपके बॉडी फ्लूइड से रिएक्ट करके वो बहुत ही हार्श केमिकल बनाता है जो सेल को परमानेंट डैमेज कर सकता है। तो पहली बात, आपके लिए भी किसी भी हालत में क्लोरीन अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए, उसको छोड़ दीजिए। इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हम गंगा की बात करते हैं।
गंगा की जो सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी है वो है बैक्टीरियोफेज। जैसे ही उसके अंदर क्लोरीन पहुंचता है, जो बैक्टीरियोफेज की जो बैक्टीरियाज होती हैं उनके हाइड्रोफोबिक जो डोमेन है वो एलिवेट हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो अब बैक्टीरिया उसके ऊपर अटैच नहीं हो सकता, उसको टच नहीं कर सकता, क्योंकि हाइड्रोफोबिक हो गया, एलिवेट हो गया उसका हाइड्रोफोबिक डोमेन। तो जब वो अटैच नहीं हो पाएगा तो उसको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो बैक्टीरिया को मार नहीं पाएगा। तो आप गंगा के पानी को जहर से जो है क्लीन कर रहे हो, जो उसकी हाथ बांधने के बराबर है कि गंगा की जो सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी है उसको आप डिसेबल कर रहे हो केमिकल्स और बुरा कर रहे हैं मतलब। हाँ, अगर आप ना करते तो जो बैक्टीरिया पहुंचता तो बैक्टीरियोफेज उसको काउंटर कर देता। अगर उस प्रजाति की बैक्टीरियोफेज उसमें ना होती तो कुछ ही घंटे के अंदर बैक्टीरियोफेज में बदलाव होकर के, म्यूटेशन होकर के वो उसको उसके काबिल बन के उसको काउंटर कर देता है। आपको पता है बैक्टीरियोफेज करता क्या है? वो जो है बैक्टीरिया से करीब 50 गुना छोटा होता है साइज में, और बैक्टीरिया के बॉडी में जाके अटैच हो जाता है और उसके साइटोप्लाज्म में डबल स्टैंडर्ड डीएनए इंजेक्ट कर देता है और उसका आरएनए हैक हो जाता है और उसको कहता है कि तुम अब मेरी कॉपी बनाओ। तो बैक्टीरिया इंड्यूस होकर के उसकी सिर्फ कॉपी बनाने लगता है। किसकी? बैक्टीरियोफेज की। और जब उसके शरीर में करीब 150 जो है जब बन जाते हैं तो लाइज हो जाता है, यानी बस्ट हो जाता है उसकी बॉडी की, इतनी जगह थोड़ी होती है उसके अंदर। तो उसी प्रक्रिया में बैक्टीरिया मारा जाता है और उसके अंदर से जो सैकड़ों की तादाद में बैक्टीरियोफेज निकलते हैं वो जाके दूसरे बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट कर देते हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्या कभी बैक्टीरिया उबर सकता है बैक्टीरियोफेज के सामने? क्योंकि सदा उससे 150 चलती रही। हाँ, 150 गुना अधिकतर है। ये है मैटर। लेकिन जब आप उसमें केमिकल डालते हो, रसायन डालते हो, केमिकल कंपाउंड डालते हो, तो गंगा की इस शक्ति को आप मार रहे हो, खत्म कर रहे हो। इसी से गंगा मर जाएगी जब आप पूरी तरह से, आपको शायद समझना हो तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि जब बात होती है गंगा के बारे में तो लोग गौमुख की बात करते हैं कि गौमुख से निकलती है हिमालय से, इसलिए वो इतनी ज्यादा पवित्र है, जबकि ऐसा नहीं है कुछ भी। जब ग्लेशियर का पानी पिघलता है और नदी में आता है गौमुख में, तो इतना ठंडा होता है कि उस पानी को आप कह सकते हैं कि वो बायोलॉजिकली डेड वाटर है, उसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि कोई बैक्टीरिया पनप ही नहीं सकता, तो कोई बैक्टीरियोफेज भी नहीं होगा, तो उसमें कुछ है ही नहीं, इट्स अ डेड वाटर। लेकिन प्रयागराज जैसी जगह पर पानी इतना चमत्कारी क्यों है? क्योंकि वहां पर बैटल फील्ड है, वहां हर तरफ से बैक्टीरियाज जा रही हैं गंगा में, और काउंटर एक्शन में गंगा लगातार इवॉल्व हो रही है, उसका डेटा रख रही है कि कौन कौन से नए बैक्टीरियाज आए। क्यों? क्योंकि गंगा के लिए माना जाता है कि यहां पर संगम में अमृत की बूंद गिरी थी और गंगा यमुना सरस्वती का मिलन हुआ था, और ये शिव की जटा से बह के आ रही हैं और ये स्वर्ग से उतरी हुई। इतनी चीज इकट्ठा हो गई है इस हिंदू धर्म में कि उस मान्यता की वजह से पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग उस संगम में आके डुबकी लगाते हैं, जो नया पाते मर के जाते हैं, कह के लिख के जाते हैं भैया हमारी हड्डी पहुंचा देना वहां पे। ठीक है, तो उसकी वजह से जब, अब पूजा का तरीका क्या है? गंगा में डुबकी लगानी है, तो एक आ रहा है जो कोस्टल एरिया में है, एक आ रहा है जो रेगिस्तान में है जहां बारिशें नहीं होती, एक आ रहा है चेरापूंजी जो साला बारिशें नहीं रुकती वहां, एक हिमालय से आ रहा है। हर तरह के जलवायु से लोग आ रहे हैं, अपने शरीर को पानी के अंदर डुबा दे रहे हैं। उनका जो सिग्नेचर माइक्रोबायोम्स है, जो उसकी बैक्टीरिया है उसके शरीर में, वो पानी में इंट्रोड्यूस हो जा रही है और गंगा देख रही है, और गंगा उसी के हिसाब से बैक्टीरियोफेज की नई नई वैरायटी बना रही है। इसीलिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बैक्टीरियोफेज की वैरायटी गंगा में है, क्योंकि सबसे ज्यादा वैरायटी वाले जी है 2 टांग वाले उसमें घुस रहे हैं नहाने के लिए हर गंगे। ये है रहस्य, माइक्रोबायल इंटेलिजेंस नाम दिया है मैंने इसका, जिसकी वजह से
जो है पानी में इतनी ज्यादा शक्ति है और गंगा में कितनी शक्ति है, और ये शक्ति कहाँ से आई है? मनुष्यों के शरीर से आई है, क्योंकि मनुष्य ने गंगा के साथ जो व्यवहार किया, गंगा के साथ इतनी चीजें जुड़ी हुई हैं कि ये स्वयं देवों को देव, लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स। एक अच्छी भावना सब सुनिए सुनिए सुनिए, रेवरेंस, रेवरेंस जो श्रद्धा है वो क्यों है? किसी और नदी के लिए नहीं है। ये रेवरेंस क्या है कि ये हमारे जो लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स हैं, जो देवों के देव है, उनके जो है मेटेड लॉक से निकल रही हैं, जटा से, और स्वर्ग से उतरी है ये। ठीक, ये रुतबा, ये रेवरेंस किसी और नदी को नहीं, है ही नहीं। इसकी वजह से ये जहां से निकलती हैं और जहां सुंदरबन डेल्टा में जाकर के समाप्त होती हैं, हर जगह ये पूजी जाती हैं। कहीं छठ के लिए, तो कहीं फैमिली रिचुअल के लिए, कोई मर जाए, कोई पैदा हो जाए, कुंभ के लिए, माघ मेले के लिए, जो है गंगा आरती के लिए, देव दिवाली के लिए, हर मौके पे शाम को आरती के लिए, दोपहर में नहाना है, शाम को नहाना है, रात में हर समय वो पूजी जाती है और लगातार मनुष्य के शरीर के संपर्क में है ये नदी। इसीलिए इस शरीर, ये गंगा जीवित है, एक पूरी लाइब्रेरी है, इंसानों के पूरे विकास का लेखा जोखा उसमें मौजूद है। अगर आप बैक्टीरियोफेज का अध्ययन कर लें तो इंसान के विकास क्रम की सारी डेवलपमेंट का पूरा खाका आपके सामने आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा कि इस तरह से विकास हुआ। इसका एक उदाहरण छोटा सा देता हूं मैं। अब जैसे सीवेज जाता है, तो हमारे किसी शहर में आपने देखा है ऐसा कि जो सीवेज है वो अस्पतालों का अलग है और घरों का अलग है, सब एक साथ एक ही साथ मिल जाता तो है। जो अस्पताल में रहते हैं वो बीमार लोग हैं, घर पे भी होते हैं, लेकिन अस्पताल में तो गारंटी, वहां क्या डिस्पोज हो रहा है, तो वहां दवाएं, एंटीबायोटिक्स और इस तरह के ड्रग्स उनके बायो वेस्ट में है, वेस्ट भी जाता है, बायो वेस्ट में है ना। तो उनके शरीर में जो बैक्टीरिया होती है वो एंटीबायोटिक और ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होती है। जैसे सूडोमोनास एरुगनोसा जो सबसे बड़ा थ्रेड बना हुआ है, जिसको सुपर बग नाम दिया गया है कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, एंटीबायोटिक काम ही नहीं करती, तो वो भी जा रहा है ना गंगा में। और ये क्या है? हमारे कुकर्मों की वजह से, हमारे पाप की वजह से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया का जन्म हुआ। किसने कहा हुआ जन्म? हमारे शरीर में। लेकिन हमारी शरीर इसका काउंटर फोर्स नहीं बना पाई कि ऐसा कुछ बना दे जिससे इसका निदान किया जा सके। सुपर बग का कोई निदान। तो ये सुपर बग पहुंचा जो है गंगा में, सूडोमोनास एरुगनोसा पहुंचा, तो मैंने उसको पकड़ा कि इसका क्या करेगी गंगा। तो देखा फेज पेरिडे नाम का एक बैक्टीरियोफेज गंगा में उत्पन्न हुआ जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को भी किल कर दिया। अब मुझे बताओ आप कि ये कौन करता है? गंगा को तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन नहीं होता, उसको क्या जरूरत थी कि जो चीज हमारे शरीर में उत्पन्न हुआ उसका काउंटर फोर्स गंगा ने क्यों बनाया? इसीलिए हम उसको माँ कहते हैं, क्योंकि बच्चा शैतानी करता है, उससे उसको चोट लग जाती है, तो माँ ये नहीं देखती कि इसकी शैतानी की वजह से इसको चोट लगी है, बस वो ये देखती कि मेरे बेटे को चोट लगी तो लाओ मैं मरहम लगा दूं। तो जो तुम्हारे पाप की वजह से, तुम्हारे कुकर्मों की वजह से जो सुपर बग पैदा हुआ था, उसका निदान गंगा ने जो है उत्पन्न किया। तो इसलिए वैज्ञानिक रूप से मैं कह सकता हूं, बहुत अच्छी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक व्याख्या आपने आज कर दी है सर इसकी। मुझे तो सर एक ही सोल्यूशन समझ में आता है आपकी बातों से कि प्रकृति से हमें जुड़ जाना है। और आज आपने इतनी अच्छी बातें बताई हैं, और एक साइंटिस्ट जो है, सच में आपने जैसा बोला था, जैसा आपसे किसी ने कहा भी था कि आप स्पिरिचुअल भी हैं, और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा आज आपसे सर बातचीत करके। और उम्मीद है कि वेब दर्शन के दर्शकों को भी एक वैल्यूएबल और आंखें खोलने वाली जानकारी आज मिली होगी, और हम सब अपने स्तर पर जो भी प्रयास कर सकते हैं हमें करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू, नमस्कार। तो वेब दर्शन पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देखिएगा, और भी हम अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद।